नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी स्टूडियो में आ चुके हैं और समीर चौगांवकर जी दूसरे स्टूडियो से कहानी कुर्सी की स्टूडियो में आने वाले हैं। बहुत स्वागत आपका। और देखिए, कुर्सी तो अभी डोल रही है किसकी? उद्धव ठाकरे की आखिरी बची हुई कुर्सी थी, जो उनके पास जो किला था, आखिरी बचा हुआ किला, वो बीएमसी का किला था, बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन का, और वो भी ढह गया है क्योंकि आपको आंकड़े दिख रहे हैं स्क्रीन पर। 119 पर बीजेपी प्लस एकनाथ शिंदे की शिवसेना 119 का मतलब ये बहुमत से ऑलरेडी 5 सीट ज्यादा जा चुके हैं। तमाम एग्जिट पोल वगैरह उन्होंने अनुमान लगाया था कि 130 के पार ये आंकड़ा जाएगा, वो भी हम देखते हैं, लेकिन बहुमत 114 पर उनको प्राप्त हो गया है। मतलब अभी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रेंड्स हैं, लेकिन अब इसमें कोई उलटफेर की गुंजाइश नहीं है। 93 पे भाजपा है और उसके अलावा 26 पर जो है वो आपको शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी बीएमसी में दिखाई दे रही है। मतलब मेयर तो बन गया बीजेपी का, और ये भी इतिहास रचा जाएगा क्योंकि आज तक मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं रहा है। शिवसेना 25-30 साल से वहां पर है, शिवसेना का ही वहां पर दबदबा रहा था। पिछले इलेक्शन में यूनाइटेड शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़ी थी, लेकिन उसमें शिवसेना को बीजेपी से मात्र 2 सीट ज्यादा मिली थी। चाहती बीजेपी तो अपना मेयर बनवा सकती थी और सहयोगी दलों को साथ लेके, इंडिपेंडेंट्स को साथ लेके, लेकिन नहीं बनाया था। लेकिन अब सारे समीकरण ध्वस्त हो गए हैं। शिवसेना, एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर के अब अपने दम पर अपना मेयर बनाएगी। बीजेपी का मेयर मुंबई में बनेगा, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन यहां से जो खबर निकलेगी वो केवल मुंबई या महाराष्ट्र तक नहीं रहेगी। ये खबर अब ट्रैवल करेगी पूरे देश में, ये तमाम चुनावी राज्यों में भी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी में, पार्टी की बात कर रहा हूं, पार्टी में भी राइज ऑफ देवेंद्र फडणवीस, अब ये चर्चा होगी। इस चुनाव में किसी बड़े नेता की दौड़ दिल्ली से या किसी और राज्य से बीजेपी के, वो मुंबई नहीं लगी थी। ये सारा का सारा चुनाव लोकल लेवल पर लड़ा गया, देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में लड़ा गया और उन्होंने डिलीवर करके दिखा दिया। विधानसभा चुनाव में जैसी जीत मिली थी उसी का एक मिरर इमेज आप इस वक्त बीएमसी के चुनाव में, और जितनी नगर पालिका, जितने शहरों में इलेक्शन हुए हैं उन सारे शहरों में आप देख रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 29 में से 25 शहरों पर बीजेपी लीड कर रही थी। बीजेपी मतलब महायुति, उसमें एकनाथ शिंदे भी है और जहां जहां अजीत पवार उनके साथ थे वो। तो मतलब अब लोकल बॉडी इलेक्शन में, विधानसभा के बाद लोकल बॉडी इलेक्शन में पूरी तरीके से महायुति का डंका बोल रहा है। ये तो पहली खबर है। और इसमें भी अगर आप देखिए, सारा इलेक्शन आते आते कहां चला गया था? इलेक्शन चला गया था मराठा वर्सेस नॉन मराठा और हिंदू बनाम मुसलमान, क्योंकि मुंबई में 20% मुसलमान वोट भी है। तो आपने उसी किस्म का प्रचार और बयानबाजियां वो सारी देखी। उद्धव ठाकरे भले ही जो हैं वो अपना किला ना बचा पाया, हो सकता है उनको ये पहले से मालूम हो और वो जीत के लिए लड़ ही ना रहे हो, लेकिन लड़ाई दूसरी थी। लड़ाई थी मराठा वोट अभी भी किसके कब्जे में है, मराठा वोट का किंग कौन। बीएमसी छोड़ दीजिए, तो वहां उद्धव ठाकरे कुछ ठहरते हुए जरूर दिखाई दिए, क्योंकि उनकी टैली जो है उतनी बुरी नहीं है। 70 पर इस पर आपको उद्धव ठाकरे और मनसे यानी राज ठाकरे दिखाई दे रहे हैं, और इसमें अधिकांश 90% जो वोट और सीट है वो उद्धव ठाकरे की होगी। तो मुंबई में उद्धव ठाकरे इररिलेवेंट नहीं है, लेकिन कुर्सी तो डोल गई, कुर्सी गई। ये बड़ी खबर है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मराठा वोट की बजाय मैं अगर हिंदू वोट की बात करूं तो हिंदू हृदय सम्राट महाराष्ट्र में वो देवेंद्र फडणवीस ने खुद को बिल्कुल साबित कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। नागपुर से आने वाला एक ब्राह्मण नेता, वो पूरे पैन महाराष्ट्र का बीजेपी का लीडर, बल्कि पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लीडर अब बन चुका है। इसमें कोई इफ बट की गुंजाइश उन्होंने नहीं छोड़ी है। और दूसरी जो बड़ी खबर है, मुंबई में खास तौर पर मुस्लिम वोटों का एक अधिकार किसके पास दिख रहा है इस वक्त? वो उद्धव ठाकरे के पास दिखाई दे रहा है। ज्यादातर मुसलमान वोट जो है वो उद्धव ठाकरे को मिला, ये आंकड़े बता रहे हैं, वरना ये 70 पर आपको राज ठाकरे और वो नहीं दिखाई देते, और कांग्रेस पार्टी आपको 13 पर ना दिखाई दे रही होती। तो मुस्लिम वोट बटा जरूर है, लेकिन अब उस इंतजार करना पड़ेगा जब सर्वे वगैरह और होंगे और ब्रेकअप आएगा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों ने दिल खोल के उद्धव ठाकरे को वोट किया। तो मुसलमानों के नेता मुंबई में उद्धव ठाकरे बन गए और मराठाओं के नेता बन गए देवेंद्र फडणवीस। दोनों ही बातें अनहोनी सी हैं, लेकिन इस चुनाव में हो गई हैं। तो आइए, अब मेहमानों के पास समीर जी भी आ गए दूसरे स्टूडियो। समीर जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। तो त्रिपाठी जी, कैसे देख रहे हैं इन नतीजों को आप? देखिए, प्रत्याशित नतीजे हैं, और सबसे अच्छी जो बात इस चुनाव की है, जिसको मैं मतलब और चीज़ें तो हम लोग लगभग सहमत थे। अभी एक दिन विजय जी और समीर जी असहमत होकर भी सहमत हो गए थे। दोनों लोग अपने अपने तरीके से बता रहे थे, लेकिन दोनों मान रहे थे कि 50 के आसपास में उद्धव जी और उनके साथी निपटेंगे। तो एक तरह से कहें तो जो भारतीय जनता पार्टी है, जो नंबर 2 की पार्टनर होते हुए भी शिवसेना को लगातार सम्मान देते हुए बीएमसी मेयर की कुर्सी पर रख रही थी, उसका परिणाम है। जो बार बार कहा जाता था कि क्या मुंबई के लोग जो डिजर्व करते हैं, और मैं इसको यूं ही कह रहा हूं, इसको जरा देखना चाहिए। बंबई के लोगों ने बहुत झेला है, और ये हमारी राजनीति इसको मुंबईकर स्पिरिट कह के, लोकल ट्रेन में गिर के कट के मर गए, कहे मुंबईकर स्पिरिट है।
बाढ़ आई, लोग घर के लिए निकले, फंस गए उसमें, कहे मुंबई का स्पिरिट है, रुकती नहीं कभी मुंबई। निकले, सड़क पूरा जाम है, कहे मुंबई का स्पिरिट है। मरीन ड्राइव जाना है, हाजी अली पहुंचना है, फंस गए, कहे मुंबई का स्पिरिट है। ऐसे कैसे मुंबई का स्पिरिट भाई? देश के फाइनेंशियल कैपिटल के लिए कोई प्लानिंग तक पहले की सरकारों ने नहीं की। और देवेंद्र फडणवीस, ये देवा भाव का चुनाव है। देवेंद्र फडणवीस ने पहले कार्यकाल में, दूसरे उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में और तीसरा जो उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल है, सही मायने में मुंबई की जो बिल्डिंग वाली स्काई लाइन नहीं, जो दूसरी वाली लाइन होती है उसको दुरुस्त किया। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई की मेट्रो, मुंबई के जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्यूटेशन है, जो मुंबई को 1960s में जब उसके लिए तय किया गया था कि मुंबई विश्व स्तरीय शहर बनेगा, वो प्लान अब जाकर इंप्लीमेंट होना शुरू। 1960s में, मैं इसको याद दिला रहा हूं, यानी 60s में जो काम मुंबई के लिए होना था, वो काम पिछले 5-7 सालों 10 सालों में ये केवल बयान का वोट नहीं है, काम का भी वोट है। कतई नहीं, ये विशुद्ध काम का वोट है। लेकिन अब देखिए, राजनीति सिर्फ काम पे तो नहीं चलती है ना, तो थोड़ा तड़का मारना पड़ता है। लेकिन बेसिकली ये मुंबईकर के एस्पिरेशंस का वोट है। और उसने कहा कि ये फालतू की बात करना। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लीडर है देवेंद्र फडणवीस, कोई शक नहीं। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लीडर नहीं है, सबको निपटा के बड़ा बना लीडर, ऐसे कहेंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा। क्योंकि ये जो पावर है और ये जो ठाकरे ब्रदर्स है, उनको निपटाना आसान काम नहीं था। हालांकि उद्धव ठाकरे अपनी जो कहें कि जो अभी आखिरी आंकड़े आए तो समझ में आएगा, लेकिन कम से कम कुछ बचाने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, ये एक बड़ी चीज। लेकिन अगर उसमें वो वाला एंगल है, तब तो बहुत खतरनाक है उनकी मुस्लिम वोट का, जो आप कह रहे हैं। नहीं, उसके बिना हो नहीं सकता। तब वो खतरनाक है, तब उनके लिए भी खतरनाक है, कांग्रेस के लिए भी खतरनाक है। यानी आरजेडी और अखिलेश ले जाए तब तो समझ में आता, उद्धव भी मुसलमान वोट कांग्रेस से लेके चले जाएंगे। तो राहुल जी बेचारे जो सुबह से लेकर रात तक करते रहते, तब 23 को फिर अयोध्या हो ही आए, रामलला के दर्शन नहीं कराएं, तब कुछ तो निकलेगा। सर एक लाइन में बोलूं, देवेंद्र ने दिल्ली के दरवाजे पे दस्तक दे दी है इस परिणामों के बाद। अब देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद योगी के कद के बराबर लीडर होगा। योगी और देवेंद्र फडणवीस दो ऐसे लीडर हैं कि जो अपने दम पर, अपने नाम पर, अपने काम पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने की ताकत में आ गए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ठीक है, 2017 का चुनाव उनके चेहरे पर नहीं लड़ा गया था, तो 2014 भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर नहीं लड़ा गया था। 2014 में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया, 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। उन दोनों नेताओं ने अपने काम से जिस तरीके से प्रदेश के अंदर पार्टी को मजबूती दी है, अपने काम से पूरे देश में चर्चा का विषय बने, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस अब चर्चा का विषय बन गए हैं कि उन्होंने बीएमसी के अंदर जिस तरीके से एक तरफा जीत हासिल कर रहे हैं और अपना मेयर बनाने जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास दो बड़े नेता उपलब्ध है। केंद्र में दो बड़े नेता है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और प्रदेश में दो बड़े नेता उपलब्ध हो गए हैं, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस। अब भविष्य में ये तय करना होगा कि भविष्य में दिल्ली में, बात खास तौर पर समीर जी ने कहानी कुर्सी के दर्शकों के लिए बचा के रखी थी, 3 घंटे से नहीं बोले थे बात ये। नहीं, वो देखिए क्या है ना, जब कुर्सी से खड़े होते हैं तो ऐसे कुर्सी की बात याद आती है। देखिए, मैं 2 टिप्पणी जरूर करना चाहूँ। देवेंद्र फडणवीस अभी भी पैन इंडियन अपील वाले नेता भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। योगी पैन इंडियन अपील वाले नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं। पहला अंतर तो ये है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस अपनी जगह जिता सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक अद्भुत लीडर के रूप में, मैंने जिसको कहते हैं कि ये फैसिनेटिंग लीडर निकल करके एमर्ज करके देवेंद्र फडणवीस आए हैं। लेकिन उनकी पैन इंडियन अपील अभी नहीं है, योगी की पैन इंडियन अपील है। दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस अपने बल पर जिता करके ले आए हैं, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, योगी जी सिर्फ अपने बल पर उत्तर प्रदेश जिता पाएंगे, इसके बारे में मुझे प्रश्नवाचक चिन्ह में लगाऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि नहीं, दोनों बातें नहीं है, दोनों में अंतर समझिए। वो अपील की बात कर रहे हैं, मैं अपील दोनों का अंतर आप समझिए। योगी जी बिहार जाकर के भी आपकी कंस्टिट्यूएंसी जिता करके ले आते हैं, अन्य जगह भी जिता करके ले आते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? उनकी हर जगह मांग है। देवेंद्र फडणवीस की वैसी एक मांग आपको किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है। दूसरी बात है, योगी जी जिसे कहते हैं ना कि वो कहे कि 2027 का चुनाव सिर्फ अपने करिश्मा के आधार पर खड़ा लेकर के निकाल करके ले जाएं, थोड़ा सा मुझे इसमें संदेह है। ठीक है सर। मैं इसलिए कह रहा हूं
कि जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस की वहां बनी है उस प्रकार से यहां पर योगी जी की नहीं बन चलिए, पाई अभी तो है। महाराष्ट्र की बात ये करते अंतर हैं, मैं अभी तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। देखिए, दो बातें देखती थी, बीजेपी और एकनाथ शिंदे जीतेंगे ये तो कयास सभी लोग लगा रहे थे, या अनुमान कहिए, अनुमान सब लोग लगा रहे थे, और वो सही साबित होता हुआ दिख भी गया है। लेकिन उससे ज्यादा ये देखना था कि उद्धव ठाकरे की राजनीति बचती है कि नहीं बचती है। ये जो उन्होंने बिल्कुल एक्स्ट्रा माइल जाकर के अल्ट्रा हार्ड मराठा कार्ड खेला था उन्होंने और उनके भाई राज ठाकरे ने, वो कामयाब होता है कि नहीं होता है। लुंगी पुंगी और अन्ना मलाई रस मलाई, ये सारे डायलॉग अभी भी चलते रहे कि नहीं चल रहे हैं, तो उसका एक विश्लेषण यहां होना जरूरी है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे जीते, लेकिन मुंबई में ठाकरे कहां ठहरे सर? कल भी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे जब ये एग्जिट पोल्स भी सारे आ गए थे, उसके बाद भी बात हुई। मतलब ठाकरे ब्रदर्स को मैं बहुत खराब परिणाम के तौर पे नहीं देखता, बल्कि उनकी रणनीति काम आई कि राज ठाकरे को भी उन्होंने साथ ले लिया तो थोड़ा सा 70 तक आ गए, 50-60 पर हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, और मराठा वोट उनके साथ खड़ा रहा है। ये मुंबई में साफ हो गया, ओके 60-65 वोट है। बीजेपी ने कोई एक्स्ट्रा जाकर कोई बहुत कमाल किया ऐसा नहीं दिख रहा। 84 सीटें उनके पास थी, और शिवसेना शिंदे जो है वो भी आ गए उनके साथ, तो 120-25 और इतना आना ही था उनका कि 130 पर। लेकिन देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नेता के तौर पर निकल कर आए। नागपुर का परफॉर्मेंस आप देखिए, नागपुर की आपने चर्चा नहीं की शायद, नागपुर में बहुत ही बेहतर काम किया। नागपुर के वो नेता हैं, वैसे गडकरी साहब भी वहां पर हैं, लेकिन नागपुर के ही नेता के तौर पर देखा जाता है तो पैन महाराष्ट्र के लीडर तो वो बन गए। लेकिन क्या मराठी लीडर बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये है, क्योंकि मराठी वोट का ज्यादातर हिस्सा 7% 70% हिस्सा ठाकरे ब्रदर्स के पास गया है, ऐसा इसमें लगता है। और देवेंद्र तो निकल कर आए, मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं आप क्यों सुबह से उनके खिलाफ सर ये कर रहे हैं तैयारी देवेंद्र जी के खिलाफ। जी अभी से आपने दिल्ली पहुंचाने की बात कर दी, उनको अभी आराम से मैंने नहीं पहुंचाया उन्होंने, मैं तो कह रहा था कि महाराष्ट्र के ऐसे लीडर हो उनको अच्छी खबर है। लेकिन जो आपने मराठा वाली बात भी की सर, मुझे ये कहना है कि देखिए, ये ऊपर वाले जितने नतीजे दिख रहे हैं सिर्फ मुंबई के नतीजे हैं, सिर्फ मुंबई है ये। तो मराठा वोट कितना 40% मान लीजिए, 35-40% जो भी है। मराठा वोट सिर्फ मुंबई नहीं है ना, मराठी वोट 38% है सर। मराठी ये तो कहा जा सकता है कि ठाकरे को मराठा वोट मिला, हाँ, वही मैं कह रहा लेकिन हूं। मराठा वोट के बिना ये थोड़ी 122 हो सकता है। नहीं, ये मराठा वोट वहां भी गया है, लेकिन जो ठाकरे के लिए लग रहा था कि उनके पास बिल्कुल नहीं जाएगा वो मराठा, देवेंद्र फडणवीस तो मराठी हिंदू बोले थे, मराठी हिंदू बोले थे ना देवेंद्र फडणवीस साहब, तो फिर तो पूरा मतलब 40% में से 20% वोट 50% वोट जो भी उनके पास गया, देवेंद्र फडणवीस के पास तो जाना ही है। मैं केवल इस इलेक्शन को, क्योंकि सबने देवेंद्र फडणवीस की चर्चा कर ली, देवेंद्र फडणवीस को तो जीतना ही है, उसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन ठाकरे ने अपने को इतना खराब प्रदर्शन किया हो ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं इससे बात पर जोर देता हूं। एक ग्राउंड होल्ड किया है। हाँ, ग्राउंड होल्ड किया उन्होंने। एक लाइन तो बोल यहाँ रहा से हूं यदि विजय वो जी, खिसक उस पर जाते तो फिर रिफ्लेक्ट लगता है कि करेंगे। भाई अब ये पूरा का पूरा ब्रांड खत्म हो गया, ऐसा लगता है। ओके, तो ब्रांड ठाकरे एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा मैं समझता हूं। एक इसको लाइन देवेंद्र विजय फडणवीस जी, को वो मत कीजिए कम। एक लाइन विजय जी, जो उत्तर भारत से या बाकी अन्य जगहों से जो माइग्रेट करके हिंदू गए थे वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए, लेकिन जो मुस्लिम माइग्रेट करके वहां पर गए थे और वहां जो पॉपुलेशन स्वेलअप हुआ वो ठाकरे जी के साथ आ गया है। ये बड़ी अच्छी बात मुझे दिखाई दे रही है। पता नहीं ब्रेकअप जब निकलेगा तब होगा, लेकिन ऐसा अंदाजा मैं लगा रहा हूं। मिला है ठाकरे को, ये आप मैं देखिए 2 लोकसभा चुनाव में भी मिला था और इस चुनाव में भी मिला है, और यही उनकी क्रेडिबिलिटी को डेंट करने के लिए काफी है। आप बोलिए त्रिपाठी जी। देखिए, मूल मसला वही है जो मैंने पहली टिप्पणी में भी कहा कि ये नंबर के तौर पर दिख रहा है कि ठाकरे ब्रांड या ठाकरे ब्रदर्स या उद्धव ठाकरे वो ठीक स्थिति में है, लेकिन अगर उसमें जो कंपोनेंट है, जैसे हमने जब मुंबई दक्षिण की बात की थी और मैं बार बार एक बात कह रहा था कि अगर मुस्लिम शिवसेना को इस तरह से जिता रहा है उद्धव वाला साहब ठाकरे वाले के लिए, तो ये उनके लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। कांग्रेस के लिए बुरी इसलिए है क्योंकि वो वही था, वो भी जा रहा है, उनका मूल भी चला जा रहा है। सूद की बात छोड़िए, मूल रूप से क्या है, जिस मराठी और मराठा दोनों शब्द अलग अलग हैं, इसलिए इसको फिर से बोल रहा हूं, जिस मराठी और मराठा राजनीति की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी क्या लगता था, छोटा प्लेयर है। अच्छा ठीक है भाई, कितना भी बड़ा हो जाए, मुख्यमंत्री भी बन जाए, उसका आदमी मराठी नेता नहीं होगा, मराठाओं का नेता तो हो ही नहीं सकता। मराठा पॉलिटिक्स हुई, मराठा रिजर्वेशन हुआ, बार बार कूच कर गए, यहां तक क्या कुछ नहीं हुआ। उसके बीच में अगर ये नंबर दिख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ये नंबर जो दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बहुत बड़े नंबर हैं।
आप चाहे सारे जितने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं उनके नंबर आ रहे हैं या बीएमसी के जो नंबर आ रहे हैं वो। और यहां यह भी देखिए कि पूरे राज्य में पवार, ठाकरे, कांग्रेस मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं तोड़ पा रहे हैं। और मैं पहले भी एक बात कहता था कि शरद पवार 5 जिलों के नेता हो गए, इतने बड़े नेता हो गए मराठा राजनीति की वजह से, जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सिर्फ कोंकण की राजनीति की वजह से चले आए। पवार का पुणे का अगर गढ़ छोड़ दे तो कुछ है नहीं। उस सब में अगर ये लग रहा है तो आप पूरे महाराष्ट्र को बदलता हुआ देखिए, उस तरह से देवेंद्र फडणवीस। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है, आपको इस नतीजों आप जिस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, इसमें इस चुनाव ने क्या अलग आपको उसमें गणित दे दिया? वो तो विधानसभा चुनाव भी ऐसा कैसा बता रहा हूं मैं क्यों कह रहा हूं। विधानसभा 2024 विधानसभा इलेक्शन में मुंबई रीजन का वोट दे रहा हूं आपको केवल क्योंकि हम बीएमसी की बात कर रहे हैं। 29.2 30% वोट बीजेपी को मिला है मुंबई रीजन में सर। 30% सब मिला, बड़ा बदलाव नहीं हुआ। शिवसेना को 18% वोट मिला था और यूबीटी को मिला था, उद्धव ठाकरे को 23% वोट मिला था। कमोबेश वही तो वो का वही है ना। बिल्कुल, मैंने इसीलिए मुंबई दक्षिण लोकसभा जानबूझ के बोला। मुंबई लोकसभा चुनाव या महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव से विधानसभा की तरफ जिस तरफ गए वो देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व था, लेकिन अब उसको इन लोकल बॉडीज में सस्टेन कर। लोकल बॉडीज कितनी कठिन, जरा आप सोचिए। पवार मिल जा रहे हैं, पवार लड़ रहे हैं, ठाकरे मिल जा रहे हैं, भाजपा और शिवसेना शिंदे लड़ रहे हैं, भाजपा में कांग्रेस विलय कर जा रही, उसमें ये रिजल्ट है भाई। आप इस लोकल पॉलिटिक्स को समझिए, यानी जिसमें बार बार कहा जाता था और जिसमें बिना संकोच में कहूं तो प्रमोद महाजन बड़े नेता थे, लेकिन वो उस वक्त तो बाला साहब ठाकरे की छत्र छाया में थे। नितिन गडकरी को जिस छत्र छाया से निकलना था, जिस छाया से नहीं निकल पाए, बीजेपी को नहीं निकल पाए और कोई नेता नहीं निकाल पाए, वो देवेंद्र फडणवीस। अभी आप लोग कुछ इसको आप डिफरेंशिएट, लेकिन ये कोई नया कमाल नहीं हुआ ना। देवेंद्र फडणवीस तो पिछले 10 साल पहले ये कमाल कर चुके। जब शिवसेना को बड़े भाई से छोटे भाई में बदला भारतीय जनता पार्टी ने, जब शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा, तो वो सारा कमाल 19 में जब 5 साल सरकार चला कर जीते तो एक लाइन मोदी जी 2002, 2007, 2012, 2017 कमाल थोड़ी ना कर रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आज कमाल नहीं हुआ। तो कैसे, यही तो कमाल होता है। कमाल आप हम तो कह रहे कर रहे थे, हम तो कह रहे हो कि नया नहीं हुआ। नया यही होता है कि मैं वो अंतर विजय जी वही कहना चाहता था। और दूसरी एक बात और मैं कह दूं, पैटर्न को एक लाइन मैं कह दूं कि अभी हम लोग इतना कमाल कर रहे हैं, मतलब देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप मैं कह रहा हूं 10 साल से ये इट इज प्रूवन, ये बात मैं कह रहा हूं, इसको नेगेटिव तरीके से मत लीजिए। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि आज हम इतना खुश हो रहे हैं कि बीएमसी की अब मुंबई की सूरत बदल जाएगी, तो 10 साल से तो फडणवीस सरकार चल ही रही है ना। बीएमसी नहीं होगी, सरकार जिसकी होगी, डबल इंजन सरकार 10 साल से जहां चल रही हो, यदि उस मुंबई की हालत नहीं सुधर रही तो बीएमसी से क्या होगा? यहाँ भी डिवाइडेड हाउस होगा। देखिए, मेरा तो इतना मुंबई जाना नहीं होता। त्रिपाठी जी कई अक्सर बता चुके हैं कि मुंबई कैसे बदल रही है। अभी एक साइड, अभी हम सुबह जब बात कर रहे थे 2004 से 4 साल रहना और उसके बाद मेरा मुंबई नियमित जाना होता है। अभी आरती टीकू सिंह हमारे साथ, मुंबई शहर ही नहीं रहा 3 भाई। घंटे हमारे साथ थी भी डिबेट इसी चर्चा पर, और वो भी बता रही थी अपने अनुभव से कि मुंबई में काफी काम हुए हैं। मुंबई में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफी दिख रहे हैं, विजिबली दिख रहे हैं। बिल्कुल दिख रहा है। मैं तो हर 2 महीने में मुंबई जाता हूं, मैं तो कह ही रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि मुंबई बीएमसी से कमाल हो जाएगा ऐसा नहीं ना। यहां तो डबल इंजन की सरकार 10 साल से चल रही है। कोई मुंबई में बीएमसी नहीं होगी तो आपके पास नहीं हो, और कॉर्पोरेटर का मतलब ही आपका कॉर्पोरेटर है, जो काउंसलर है और वहां पर जो कमिश्नर जो बना हुआ है 5 साल से तो कमिश्नर है, तो आप ही की सरकार है ना। तो ट्रिपल इंजन की सरकार पिछले 10 साल से चल रही है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए ना, अगर अब इस बार उद्धव ठाकरे का मेयर होता तो फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? हाँ, वो फर्क पड़ता, लेकिन ये भी मैं तो इसको एंटी डेमोक्रेटिक मानता हूं। बिल्कुल मैं मान रहा हूं, लेकिन इसको एंटी डेमोक्रेटिक मानता हूं, बट ये होता है क्योंकि ये स्लोगन कोई मैं एंटी डेमोक्रेटिक मानता हूं जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन है। ठीक है, आप सर बोलिए। अच्छा, क्यों ये डबल इंजन और ट्रिपल इंजन जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक? इसलिए क्योंकि किसी के भी लोग चुने जाएं उसकी जिम्मेदारी है उसके साथ सहयोग देना, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। मैं तो कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं विजय जी वो एक बड़े आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं। राजनीति में ऐसी आदर्श स्थिति नहीं होती है। और सुनिए, आपको भरोसा नहीं है फेडरल स्ट्रक्चर में, ये अलग बात है। अरे भाई, आप कैसे कह रहे हैं कि मुझे फेडरल स्ट्रक्चर में भरोसा नहीं है? हम तो कह रहे हैं डबल इंजन का मतलब थोड़े होता है कि एक दूसरे का विरोधी हो जाए। हम जब कहते हैं देश की बात कहते हैं तो ऐसा थोड़े बोलते हैं कि परिवार की बात। थोड़ा सा दीनदयाल जी वाला भी पढ़ लीजिए, आपने तो लिखा भी है बहुत अच्छा
व्यक्ति और समाज एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे के उल्टे थोड़े चलते हैं हमेशा। समाज और राष्ट्र एक दूसरे के संपूरक हैं, उल्टा थोड़े हमेशा बाइनरी में देखने की आदत, ये तो वेस्टर्न दृष्टिकोण है ना, हमारी दृष्टिकोण नहीं है। वो थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल में भी बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल में भी बात कर रहा हूँ। ये एंटी डेमोक्रेटिक नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात जो बार बार इस पर ध्यान जोर देने की आवश्यकता है, यदि आप लोकसभा से लेकर विधानसभा, लोकसभा, फिर विधानसभा और उसके बाद निचले स्तर पर यदि आप पैटर्न को मेंटेन करते हैं तो एक बहुत बड़ा क्रेडिबल परफॉर्मेंस है। मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर के जो हम सब चर्चा कर रहे हैं वो इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने कम से कम उस पैटर्न को मेंटेन किया है। He has established। मैं इसमें, क्योंकि बीजेपी पैन महाराष्ट्र पार्टी पहले बन चुकी, देवेंद्र फडणवीस के सबसे बड़े लीडर प्रूव हो चुके पहले भी, इस बार भी उन्होंने उसको साबित कर दिया। एक बात जो समझना है वो ये कि पैन वोट की पार्टी बनी कि नहीं बनी। अब उस मुसलमानों को भी अलग कर दीजिए आप, तो मुंबई में भी 20% मुसलमान है, बाकी बचे 80%। उस 80% में मैं अब वो लैंग्वेज वाली बात भी अलग कर दी, क्योंकि हम लोग फर्क कर रहे थे कि मराठी और मराठी भाषी और मराठा में अंतर है, उसको भी अलग कर दीजिए। मैं तो सीधा कास्ट पे जा रहा हूं, क्योंकि कास्ट के बिना हमारे यहाँ बात पूरी नहीं होती। तो वो 80% में जो एक वर्ग जिसकी सबसे ज्यादा बात थी वो था मराठा वोट। मराठा वोट सर ना, उसी को मानते हैं ना, 35-40%। उसकी दावेदारी अब किसके साथ गई, क्लियर बताइए। या वो भी डिवाइडेड है। बीजेपी ने उस पर हक जताया कि नहीं जताया? देखिए, अगर मराठी वोट की बात करें, जिस मराठा वोट, मैं दोनों की बात कर लेता हूं ना। मराठी वोट की अगर बात करें, जिसको उद्धव ठाकरे अपनी यूएसपी मांग के चल रहे थे कि भाई राज ठाकरे और मैं मिलकर मराठी वोट को अपने साथ एकजुट करेंगे, बीएमसी में पूरी तरीके से फेल हो चुका है। बड़ा वर्ग बीजेपी के पास चला गया और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ 127 सीटों पर चली गई और उद्धव ठाकरे 73 सीटों पर राज ठाकरे के साथ आकर सिमट गए। यह बता रहा है कि मराठी वोट का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है। मराठा वोट की अगर बात करें कि तो अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो हमेशा मराठा को 22-23% का वोट बैंक माना जाता है कि 23% का वोट बैंक है। वो महाराष्ट्र में हमेशा मराठा मुख्यमंत्री बनाया गया। शरद पवार मराठाओं की राजनीति करते रहे, एकनाथ शिंदे मराठाओं की राजनीति करते रहे, अशोक चव्हाण मराठाओं की, पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे, सब मराठाओं की राजनीति करते रहे। और सबको लगा कि जब तक मराठा मुख्यमंत्री नहीं देंगे हम, हमारी राजनीति किसी पार्टी की नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में पहली बार देवेंद्र फडणवीस एक मराठी को मुख्यमंत्री बनाया और देवेंद्र फडणवीस ने 2014 से लेकर 2019 तक का जो कार्यकाल रहा उसमें उन्होंने बताया 17 तक के कार्यकाल में कि मैं सिर्फ मराठी का नहीं, मैं पूरे महाराष्ट्र का लीडर हूं। और सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम किया और ये जो परिणाम आज 29 कॉर्पोरेशन के अंदर जो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के फेवर है, तो बीएमसी में तो मराठी बहुमत में बड़ा वर्ग है ना। बाकी सब जगह आप चले जाओ, पश्चिम महाराष्ट्र चले जाओ, मराठवाड़ा चले जाओ, सब जगह मराठा का एक बड़ा वोट बैंक है। सब जगह भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही है। तो देवेंद्र फडणवीस अब सिर्फ मराठी के नेता नहीं है, देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता बनकर आए। और यही कारण रहा कि आज 29 जो नगर निगम का जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के फेवर में दिख रहा है, अक्रॉस द कास्ट पॉलिटिक्स, अक्रॉस द रीजन पॉलिटिक्स, अक्रॉस द जाति और धर्म की पॉलिटिक्स में देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े नेता बन के उभरे और सभी का सहयोग देवेंद्र फडणवीस को मिला है। सभी भाषा भाषियों में और सभी धर्मों में, सभी जातियों में देवेंद्र फडणवीस स्वीकार हुए, उनका स्वीकार किया गया और यही कारण रहा कि वो सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। धर्म वाली बात कर लेते हैं। धर्म का वोट, जब मुसलमानों का वोट, अब वही बात है कि भाई यूबीटी को मिला तो है, मिला है अब, लेकिन ये एक्चुअली ये कल जब से एग्जिट पोल वगैरह चल रहे तब से ये डिबेट चल रहा था, कांग्रेस को मुसलमान पहली वरीयता देंगे या उद्धव ठाकरे को देंगे। अब आप नंबर देखेंगे तो आप कहेंगे भाई ये तो क्लियर दिखता है, लेकिन जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं, वो ये वाली जो कांग्रेस को मिली है सीटें वही वाली मिली है। हाँ? मुसलमानों वाली, क्योंकि 23 सीटें हैं। बिना मुस्लिम वोट के उद्धव ठाकरे की ये परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, ये एक बात। लेकिन ज्यादा मुसलमानों ने किसको वोट किया वो दूसरी बात है। सौरभ, एक लाइन तो बहुत क्लियर है, मुस्लिम वही वोट करते हैं जो कैंडिडेट और जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। उनको जब ये लगेगा कि हाँ उद्धव हरा सकते हैं, एंटी बीजेपी हैं, तो वो उद्धव के साथ जाएंगे। यदि उनको लगता है कि नहीं ये कांग्रेस डोमिनेंट पोजीशन में है, कांग्रेस काउंटर कर रही है, एक लाइन कांग्रेस के साथ मुसलमानों की पहली पसंद उद्धव ठाकरे बने। आपको एक लाइन जोड़ देता हूं जो मिस हो रही है। कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है इसके अंदर वंचित बहुजन अघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर की दलितों की पार्टी है, उसका वोट बैंक भी है। उनके समर्थन से कांग्रेस की 13 सीटें आ रही है। अगर वंचित बहुजन अघाड़ी कांग्रेस के साथ नहीं होती तो कांग्रेस मुझे लग रहा है 5 सीटें भी जीतने की स्थिति में नहीं आती। मुसलमानों का तो वोट मिला है, वंचित बहुजन अघाड़ी के कारण भी जो दलित है उनका वोट मिला है। ये बात बिल्कुल साफ है। ये मैं एक बिल्कुल इलेक्टोरल सेंस में कह रहा हूं, मुस्लिम मतदाता
उस घोड़े पे तो दाव लगाता ही नहीं जो दौड़ में ना हो। बिल्कुल ठीक बात है ना ये? बिल्कुल। तो वो बात ये दिख रही है आपको, वो उद्धव ठाकरे के साथ है त्रिपाठी जी? नहीं, एक तो ये उद्धव ठाकरे के साथ दिख रही है, ये है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि जब हम लोग नाम ले रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं परफॉर्म की, हम लोग कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, हम लोग कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, शरद पवार, ठाकरे, कांग्रेस के किसी नेता का नाम किसी के ध्यान में आता है क्या? चलिए 30 सेकंड में जल्दी से किसी नेता का नाम नहीं आता। जब नहीं आता है तो जनता क्यों देखेगी भाई आपकी तरफ? आपके पास लीडरशिप का भयानक अकाल पड़ा हुआ है। और नेता कौन? जो मुख्यमंत्री रहा, सब कुछ रहेगा, तो पृथ्वीराज चौहान किसी दिन आकर बोलेंगे वो तो ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, चलो बता देते हैं, फिर कुछ और उल्टा सीधा आकर वोट देंगे, ऐसा कर देंगे गुड़ गोबर हो जाएगा। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का वो संकट जो केंद्र के चुनाव में अलग अलग दिखा, जहां उनके नेता दिखते हैं, जहां रेवंत रेड्डी दिखा वहां वो सरकार बना ले गए, जहां डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया है, लड़ते भिड़ते भी सरकार बना ले गए। असली संकट ये है कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है। और फिर देखिए, आप कुछ भी कहे, कई बार कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह तो लीडरशिप समाप्त कर दे रहे हैं, नंबर 2 तैयारी नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखिए ना, इसी बीच में तो ये सारे नेता तैयार हो रहे हैं और ऐसे तैयार हो रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं की राजनीति खत्म करके, ये बड़ी बात है। तो मतलब ये भी तरफ कांग्रेस का ध्यान ही नहीं है, ही नहीं है, वो तैयारी नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज, और जब हाइपर लोकल इलेक्शन है उसमें तो भैया नेता चाहिए, लोकल नेता चाहिए। उसमें बिना नेता के नहीं चलेगा। आप कहेंगे अच्छा ठीक है, राहुल जी खड़े होकर कहते हैं कि डेड इकोनॉमी हो गई, राहुल जी खड़े होकर कहते हैं कि देखो मोदी के सामने सरेंडर कर गया, वो कहेगा भाई क्या मतलब कमाल की बात कर रहे हैं। और ऐसे में फिर जो राहा साहब होता है वो भी निकल जाता है। उसका एक बड़ा उदाहरण अंबरनाथ था, जिसको लेकर हम लोगों ने बीजेपी की भी आलोचना की थी, लेकिन पता चला कांग्रेस के सारे पार्षद चले गए 12 के 12 उधर। इसका मतलब ये कि अपनी पॉलिटिक्स वो अब कांग्रेस में नहीं देखते हैं, ये कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता है। बिल्कुल सही। लेकिन ये वित्त मंत्री जी की भी चर्चा की थी ना, क्या नाम है समीर साहब, कुछ बताइए क्या हुआ? ये मराठा नेता वित्त मंत्री जो है अजीत पवार जी, अच्छा उप मुख्यमंत्री जी की बताइए सर, बताइए। मुख्यमंत्री। 2 दिख रहे हैं और पिंपरी चिंचवाड़ पुणे भी दिख जाएगा आपको। वो पुणे भी- में हालांकि पिंपरी चिंचवाड़ में बहुत खराब किया है कि पुणे पहले भी बीजेपी के पास था। 2017 में 96 सीटें पिंपरी बीजेपी जीती चिंचवाड़ थी। और बीएमसी 2 सीटें दिख रही है सर। बीएमसी में 2 सीटें हैं केवल, लड़े कितने थे मैं तो अभी आपको बता 90 सीटों पे लड़े, 94 पे लड़ी थी, अलग लड़ी थी ये, अलग लड़के। हाँ, 94 पे लड़े अजीत पवार। हाँ, अजीत पवार 94 पे। नवाब मलिक के कारण भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नवाब मलिक को हम किसी हालत में समर्थन नहीं दे सकते। अजीत पवार ने कहा मैं नवाब मलिक को छोड़ नहीं सकता हूँ। नवाब मलिक वहां पर अजीत पवार का चेहरा बन के लड़े, और नवाब मलिक के भाई हार गए। भाई हार गए। घर से 4 लोग लड़े, भाई लड़े, बहू लड़ी, बेटी लड़ी, दामाद लड़ा, 4 टिकट उन्होंने घर में बांट दी। तब एक हाथ कोई जीत जाएगा उनका। अच्छा, लेकिन वो कोई एक ही अजीत परिवार पवार से हारे ना। का, अजीत पवार का वहां कोई स्ट्रांग होल्ड नहीं है। परिवार का शरद पवार का घर में बीएमसी में कोई नहीं परिवार तो एक ही था। हारता बीएमसी जो भी रहा है बीजेपी और शिवसेना के बीच में रहा है, वहां न शरद पवार की बहुत हैसियत रही है। कांग्रेस भी 31 सीटें पिछली बार जीती थी, कांग्रेस भी अब वहां साफ हो गई है। तो बीएमसी पूरा आ गया और जो गढ़ अजीत पवार और शरद पवार का माना जाता था साफ हो गई है वहां पर। वहां भी साफ हो गई, पिंपरी चिंचवड़ साफ हो गई है। जहां बारामती में आते, बारामती हार रहे वो लोग, बारामती में बीजेपी वहां बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो पूरी तरीके से मुझे लगता है कि भगवा में महाराष्ट्र रंग गया है। 29 की 29 भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में पहुंच रही है। अब शरद पवार और अजीत पवार एक हो सकते हैं। अब एक होके भी कोई मतलब नहीं है, मतलब एक होके भी कुछ नहीं कर शरद पाएंगे। पवार जी को दिख गया होगा ना घर ऐसे में। नहीं के समीर जी, ऐसे अब नहीं जीत- के। अरे क्यों नहीं हो सकते हैं? 2 सभासद रहेंगे, वो कहेंगे हम भी बीएमसी में शामिल अब हैं। कहीं और ऐसे रहेंगे भाई। पवार को अब देखिए, पवार मतलब पैसा, पावर, तो पॉलिटिक्स। अब वही बता रहा हूँ। अब पवार महाराष्ट्र मतलब ये नहीं कोई इज्जत, हर्षवर्धन जी, कोई नैतिकता, हर्षवर्धन कोई जी, मर्यादा, महाराष्ट्र ये की नहीं है। राजनीति, महाराष्ट्र की मैं ये राजनीति समझना वहां पहुंच चाहता गई है हूं, कि जब अब आप ये शरद कह रहे पवार हैं कि अजीत पवार ये जब आप ये कह रहे हैं कि अजीत पवार शरद पवार साथ रहेंगे, तो शरद पवार अजीत पवार के साथ इधर की तरफ रहेंगे या अजीत पवार नहीं, वो शरद कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि एक हो, वो तो उल्टा कह रहे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र की राजनीति वहां पहुंच गई कि अजीत पवार शरद नहीं, पवार ये दोनों कह रहे हैं एक कि ये होंगे दोनों और एक दोनों होकर के बीजेपी भी में कोई मर्ज फर्क नहीं करेंगे। अच्छा, एक होंगे और मर्ज करेंगे क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं मैं पूछ बचा रहा हूं ना, है। वही भविष्य की वाली बात तो राजनीति आप में ज्यादा कह रहे हैं सर। मैं आपको बता रहा हूं सर, भविष्य की राजनीति में इनके लिए एक सांसद जितना मुश्किल पड़ेगा, 10 देखिए, विधायक जितना मुश्किल पड़ेगा। ये बात बीजेपी ये बात यूं ही नहीं हो रही है। एक इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। अभी इस चुनाव से पहले बड़ी जोरदार हवा ये उड़ी थी कि दोनों परिवार तो एक है और पार्टी भी एक हो जाएगी। और सुप्रिया जी को जो है, शरद पवार जी को केंद्र की राजनीति में उनको सुरक्षित भूमिका दिलवानी है और प्रदेश में भी अब कुछ बचा नहीं है। तो प्रदेश में जो रहा साहब बचा हुआ था, जो लोकसभा इलेक्शन में उनको लगा था, पहले तो विधानसभा में वो मुगालता दूर हुआ, फिर अब वो लोकल बॉडी में दूर हो गया। अब बारामती, पिंपरी चिंचवड़, पुणे, शरद पवार जो लोगों को राज्यसभा भेजते थे, उनके लाले पड़ गए राज्यसभा जाने के खुद के। अब नहीं, वो पहला कदम तो ये है कि अजीत पवार और शरद पवार एक हों। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये नतीजे शरद पवार जी को उस ओर सोचने पर और मजबूर करेंगे कि अब कोई फायदा नहीं है,
अकेले रह के कुछ नहीं बच रहा है। नहीं, मैं तो ये समझना, कैसे वो तो हो ही बताएं गया कि ना। वो अभी उस सोच दिन रहा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देखा कि सुप्रिया सुले और अजीत पवार साथ साथ ही बैठे हुए थे, जिसमें वो घड़ी भी बाहर रखी हुई थी और वो तुतारी भी रखी हुई थी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अजीत पवार शरद पवार के साथ जाकर उधर बैठेंगे, शरद पवार अजीत पवार के साथ आकर इधर अब ये बैठेंगे। सवाल कैसे है फिर सर? आप गलत सवाल फिर पूछ मतलब रहे हैं। क्यों है? मतलब ही ये क्या रह वाला गया सवाल कहाँ है? दोनों साथ बैठे रहेंगे। नहीं, साथ कहाँ बैठे रहेंगे? ना इसका उत्तर वो जानते हैं हर्ष जी, इसके बावजूद भी आपको अरे, मिडिल मैं- कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, कोई भ्रम मत रखिए। पवार वहां रहेंगे जहां पावर रहेगा, तो आएंगे ना इधर, आप कह रहे और हैं। करेंगे क्या? कोई रास्ता है क्या? लेकिन तो इतना ये सीधा बात तो सवाल 2 का साल जवाब से हो आप रही दे है। दीजिए। ये बात तो विधानसभा इलेक्शन के बाद से चल रही तो है। आप कहां उनको अलग देख रहे हैं? जब कहा कि ईवीएम में गड़बड़ है तो सुप्रिया सुले जी खड़ी हुई, सुप्रिया ताई खड़ी हुई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम 4 बार जीत के आए, हम कैसे कह दें? अब बताइए, राहुल गांधी को इससे ज्यादा बढ़िया तरीके से अपमानित कौन करेगा? अडानी जी वाला आ गया। तो गौतम अडानी मोटा भाई है, उनको लेके वो कह रही हैं, वो उनको साथ में घूम रहे हैं। फिर जब राहुल गांधी हमला करते हैं तो गौतम अडानी के साथ आईपैड पे देखते हुए दिख जाते हैं शरद पवार। और कैसे करें? मतलब क्या करें वो बताइए। आखिर क्या कलेजा निकाल के दे दे? नहीं, वो चलिए, दूसरी बात मैं बीजेपी के एंगल से पूछता हूं। बीजेपी को ये कांटा निकलने में कोई दिक्कत नहीं है? उनको कांटा कहां निकलना है भाई? ये ऐसा कांटा है जिसका मुंह दूसरी तरफ है, उनकी तरफ कांटा नहीं आता। भाई, वो अजीत कांटा पवार हमेशा राहुल इधर तरफ आए, लोगों बीजेपी के समर्थक के मन में सौ- बहुत सौरभ- सवाल आए, लेकिन चलिए वो हो सौरभ गया। कह रहे- शरद सौरभ पवार कह रहे का हैं सवाल कि इतने होते हैं, हजारों शरद करोड़ पवार- के कांटे को निगलने के लिए बीजेपी तैयार है। अरे पहले से निगल चुकी है बीजेपी को इस सब में कोई समझ। लेकिन हाँ, अब इसमें देखिए, जहां उनको लगता है, शरद देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक में स्टैंड लिया, उस वक्त चिट्ठी लिख के जारी करी, क्योंकि उनको जहां लगता है कि ये यहां इससे आगे नहीं जाना तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, एआईएम के साथ बंगाल की खबरों में आगे बढ़ेंगे। जरा उसको तैयारी कर लीजिए, बंगाल की तैयारी कर लीजिए। भाई, अगला चुनाव बंगाल का है। इन चुनावों में जो दिखाई दिया, देखिए, इसका एक सबसे जो एक बिल्कुल पिन पॉइंटेड स्ट्रैटेजी के तौर पर दिखा बीएमसी के इलेक्शन में। अभी सर भी कह रहे थे, सबने कहा लोकल चुनाव है, लोकल आदमी लड़ेगा। अब ये विधानसभा खास, अभी दिन में एक मित्र कह रहे थे समीर जी के साथ ही शायद, कि खास तौर पर जो क्षेत्रीय भाषी वाले राज्य हैं, मतलब जहां नॉन हिंदी बेल्ट कह लीजिए, सीधा सीधा नॉन हिंदी बेल्ट में आपको वहां का नेता चाहिए। बीजेपी इस बात को समझ गई, और बंगाल बार बार प्रयास के बावजूद हाथ में आता है, थोड़ा सा फिर फिसल जाता है। तो इस बार बंगाल में भी बीजेपी इसी तर्ज पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि वहां के लोगों में यह सेंटिमेंट ना जाए कि बाहर के लोग आके यहां पर दादागिरी करना चाहते हैं। जो ममता बनर्जी जिस पर अपना कैंपेन बना रही हैं कि गुजराती नहीं चलाएंगे। बिहार में भी कोशिश यही की थी, उत्तर प्रदेश में भी। जी हाँ, यूपी में भी वही हुआ, बिहार में भी जो है यही बात तेजस्वी यादव कहते थे, 2 गुजराती 2 गुजराती। तो बंगाल, यहाँ महाराष्ट्र में कोई गुजराती नहीं गया प्रचार करने के लिए ज्यादा। अमित शाह भी नहीं गए, मोदी जी भी नहीं गए, कोई दौड़ नहीं लगाई किसी ने मुख्यमंत्रियों को बुलाओ और योगी आदित्यनाथ को बुलाओ। क्यों? फिर वो सीधे सीधे हो जाता मराठी गुजराती, फिर वो सीधे सीधे हो जाता उत्तर भारतीय मराठी और महाराष्ट्रियन। वो नहीं किया, असर दिखा आपको। अब ये काम उनको बंगाल में करना है, लेकिन बंगाल थोड़ा टेढ़ा मामला है। लेकिन अब वो जो पहले मैं आपको ये बता दूं कि बंगाल में जो इस वक्त हो रहा है, इसका चुनाव पर क्या परिणाम पड़ेगा, वो हम लोग पहले चर्चा करेंगे, फिर आगे की इस डिबेट को बढ़ाएंगे। बंगाल में चुनावी हिंसा और बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी किसी भी हद तक जाकर नैरेटिव क्रिएट करने और खबरों में रहने का प्रयास करती हैं, उसके आपको सानी पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में, मैं तो कहता हूं, कोई नहीं मिलेगा। मैं ये भी नहीं कहता कम मिलेंगे, कोई नहीं, उस हद तक कोई नहीं जा सकता। अब ईडी के दफ्तर की रेड, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कहा बताता हूं आपको। उससे पहले कल नॉर्थ दिनाजपुर में चाकुलिया में एक भीड़ ने बीडीओ दफ्तर में आग लगा दी, बीडीओ के दफ्तर में तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। 20 लाख रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। पुलिस पहुंची मौके पर हालात को कंट्रोल करने के लिए, तो पुलिस के ऊपर भीड़ ने पथराव कर दिया। इसमें चाकुलिया थाने के स्टेशन इंचार्ज हैं, वो घायल हो गए, भारी हंगामा हुआ। फिर इलाके में बड़ी तादाद में फोर्स लगानी पड़ी है और पुलिस भी अब कुछ एक्शन में दिख रही है। इस मामले में एफआईआर हुई है, 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हालांकि टीएमसी इस हमले को जस्टिफाई कर रही है। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि यह तो लोगों का गुस्सा था जो दिखाई दे रहा है। अब रूलिंग पार्टी किसी जगह सरकारी भवन को आग लगाई जाए, उसको जस्टिफाई करे, कहीं देखा है आपने ये? कहीं सोचा है आपने ऐसा हो सकता है? सवाल किस पर है फिर? वीडियो किसके अंतर्गत काम करता है? वीडियो सरकार का आदमी, सरकारी भवन फूंक दिया गया, पुलिस को एक्शन लेना पड़ रहा है, पुलिस भीड़ पर एफआईआर करी और रूलिंग पार्टी कह रही है नहीं, भीड़ जायज है। सोचिए जरा आप, कमाल की बात है। यह तभी होता है जब
वैसा राज्य हो जहां पर चीफ मिनिस्टर किसी एजेंसी की रेड में जाकर के धावा बोल देती है। तो वहां ये हुआ है, बयान एक सुना रहा हूं आपको। भाजपा को पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट में मास किलिंग कर रहे हैं। ये वोटर लिस्ट में मास किलिंग का ये जो कंस्पिरेसी है वो लोग प्रोवोक कर रहे हैं, हैरास कर रहे हैं। तो छोटा छोटा बात में जेन्युइन जिसका पास डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर रिसिप्ट कॉपी नहीं दे रहा है। तो इसीलिए थोड़ा पब्लिक भी गुस्से में है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे। उसका इलाका में अगर पब्लिक गुस्से में हो, हैरान हो जाए तो उसको भी तो वो पब्लिक का भय से बनना पड़ता है ना। तो हम लोग वहां पर हम लोग नहीं चाहते हैं कुछ ऐसा वैसा काम हो, लेकिन ये तो पूरा इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है जो हो रहा है। कमीशन जिम्मेदार है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। परेशान कर रहे हैं बीएलओ लोग जो है वो परेशान कर रहे हैं। बीएलओ सरकार का आदमी होता है और राज्य सरकार का आदमी होता है। और बीजेपी की तो चिंता थी कि यहां बीएलओ जो है वो ठीक से काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और वो कह रहे हैं लोगों को बुला बुला के नोटिस दे दे के परेशान किया जा रहा है। अगला बयान भी बीजेपी का बयान भी इस पर आपको सुना देता हूं। और बीजेपी के नेता कह रहे हैं ममता बनर्जी है जो फसाद करा, चीफ मिनिस्टर दंगा फसाद करा रही है, आरोप लगा रही है। उद्देश्य एक ही है कि जैसे भी हो बंगाल को इस्लामिक स्टेट में इसको रूपांतरित किया जाए। वो आज टीएमसी कर रहे हैं, कल कांग्रेस करेंगे, परसों सीपीएम करेंगे, लेकिन उनका टारगेट कभी चेंज नहीं होगा। दोनों विधायक, फराक्का का विधायक हो या चोपड़ा का हामिदुर हो, दोनों का उद्देश्य एक है, मुसलमानों की संख्या बढ़ा के और इनकी बंगाल में डेमोग्राफी चेंज करना है। इसके साथ साथ लाल गोला में भी हुआ है। लाल गोला में देखिए सबकी अपनी राजनीति अलग, लेकिन किसी भी कीमत पर आप कैसे सरकार कोई कैसे लॉ एंड ऑर्डर पर ऐसा बयान दे सकती है जो सुना आपने भी। देखिए ममता जी के राज में कुछ भी आप सुन सकते हैं, कुछ भी आप देख सकते हैं। जब मुख्यमंत्री राजीव कुमार के लिए धरने पर बैठ जाएं, अपने पुलिस कमिश्नर के लिए धरने पर बैठ जाएं, तो आप कुछ भी आप देख सकते हैं। ईडी के दफ्तर वो चली जाती हैं, ईडी के दफ्तर पर हंगामा कर देती हैं। हाई कोर्ट में उनके लोग आकर के इस प्रकार के हंगामा करते हैं कि वहाँ कोर्ट सुने। और मज़ेदार बात है, वीडियो कौन होता है? वो जो स्टेट लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसका अधिकारी होता है। स्टेट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होता है उसका अधिकारी होता है, वो गजेटेड ऑफिसर होता है। अब आप उसका पूरा एक पूरे ब्लॉक का वो इंचार्ज होता है। आप उस पूरे ब्लॉक के इंचार्ज के अधिकारी को, उसके पास कितने रेवेन्यू के से संबंधित भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते होंगे। आपने उसमें आग लगा दिया है। कौन लोग ये आग लगाने वाले हैं? मैं कह सकता हूं कि एक ही लोग, एक ही प्रकार के लोग हैं, एक ही मूल है। वही लोग जो है, नाम जिक्र नहीं करना चाहता हो, उन्हीं लोगों ने आग लगाई है। सब समझ रहे हैं आप जो कहना चाह रहे हैं। सुकान मजूमदार भी तो वही कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है। मैं फिर वही मैं बोलने में थोड़ा परहेज आजकल कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये समाज, आग लगाने वाला समाज जो है वही समाज है, दंगा करने वाला समाज वही समाज है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में कल जो हुआ, शायद आप लोग ने तब कल डिस्कशन नहीं किया था ना इस पे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का डिस्कशन थोड़ा सा रह गया था। चल रहा था ना, चल रहा, बता देते ना फिर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कल मामला गया ईडी और ममता बनर्जी वाला मामला कि ईडी की रेड में मुख्यमंत्री ने आकर के वहां से सबूत छीन लिए और चली गई। अब उसके बाद से ममता बनर्जी कुछ बोली नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो काम हुआ है ये गलत हुआ है। इस पर नोटिस इशू किए गए ममता बनर्जी को, डीजीपी को, पुलिस कमिश्नर को, सबको। ईडी ने मांग की सब पे एफआईआर कराई जाए, उस पर अभी नहीं बोले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ, लेकिन उनके खिलाफ सबको नोटिस दे दिया गया। दूसरी बात, ईडी के अधिकारियों के ऊपर जो एफआईआर कर दी गई थी वो सारी एफआईआर जो है स्क्वॉश कर दी गई है कि ईडी पर एफआईआर नहीं जायज है। और उन्होंने कहा बड़ा गंभीर मामला है कि एक एजेंसी की जांच में इस तरीके से मुख्यमंत्री जाकर के दखलंदाजी करें। हालांकि बार बार वहां एक कोर्ट में कहा गया कि मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी नहीं गई थी, वो तो टीएमसी के प्रमुख के नाते गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ कल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं वो सीधे सीधे ममता बनर्जी के खिलाफ हैं। वो सीधे सीधे ममता बनर्जी ने जो वो काम किया था उसके ऊपर एक अनसेट टिप्पणी है, वरना वो ईडी के अधिकारियों पर जो वो हुआ है नोटिस, एफआईआर वगैरह, वो सुप्रीम कोर्ट क्वॉश नहीं करता है। सर, इस मामले को कहां जाता देख रहे हैं? ये गंभीर मसला, हमने जिस दिन ममता जी पहुंची थी तब भी ये बात कही थी कि ये तो ठीक नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर जो है किसी जांच के मामले में वहाँ पर पहुँच जाएं और उनके साथ वो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ पर जाएं, डीजीपी जा रहे हैं, कमिश्नर जा रहे हैं। तो ये गंभीर मसला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठीक से किया।
और वो भी एक तमाशा ही था कि आप ईडी के ऑफिसर्स के खिलाफ भी एफआईआर कर दें। ईडी के ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर का क्या मसला है उसमें कि ईडी के ऑफिसर्स तो जांच ही कर रहे थे, वो सारा है। लेकिन सब तरफ की पॉलिटिक्स हो रही है। ईडी ऑफिसर्स ने जितने प्रतीक जैन पर धाराएं नहीं लगाई उतनी तो ममता बनर्जी पर लगा दी 17। तो ये सारा मामला है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ ले जाता है, मैं केवल इतना सा समझता हूँ कि ममता बनर्जी इस पूरे मसले पे, खासतौर से जब ईडी के यहाँ पर, ईडी का जब प्रतीक जैन के घर पर छापा पड़ा और वहाँ पहुँच गए, वो तो बैकफुट पर है। लेकिन वो यदि उनकी अरेस्ट हो या उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो तो वो उसको एनकैश कर सकती है। मतलब पॉलिटिकली बीजेपी इसका फायदा उठा पाए ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेके, वो मुझे संभावना कम दिखती है। लीगली देखें और सिस्टम के हिसाब से, जैसे बीएलओ वाला भी मसला है, ये तभी होता है ना क्योंकि जब सरकार में मुख्यमंत्री उस तरह से काम कर रहा हो तो जो नीचे लोग हैं वो भी उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अराजकता है सर, अराजकता। तो वो मुख्यमंत्री ने जो किया वो भी अराजकता ही थी ना। तो वो अराजकता जब लीडरशिप के लेवल पर पहुंच रही हो तो नीचे का आदमी। अरे देखिए, एक उदाहरण इसका हमको दिखाई दे रहा है, झारखंड में से जुड़ती सी खबर है, बता रहा हूं वैसा ही हुआ वहां। बात हम बंगाल पे ही करेंगे, लेकिन एजेंसी की लड़ाई। अब आप देखिए, वहां भी ईडी का एंगल है। झारखंड में बंगाल की तरह ईडी और पुलिस के बीच टकराव हो गया। रांची में पुलिस ने ईडी के दफ्तर में छापेमारी कर दी। अजब अजब काम हो रहे हैं इस देश में। ईडी के दफ्तर पर रांची पुलिस ने रेड कर दी। पुलिस की दलील है कि यह कार्रवाई संतोष कुमार नाम के एक व्यक्ति की शिकायत के बाद हुई। उसने आरोप लगाया था कि उससे धोखाधड़ी के एक मामले में ईडी ने पूछताछ के दौरान मारपीट की। इसलिए रांची पुलिस की टीम ने इस मामले की जांच करने के लिए और सबूत इकट्ठा करने के लिए ईडी के दफ्तर पर धावा बोल दिया। बीजेपी कह रही है कि घोटालेबाजों को बचाने के लिए सरकार और पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं। पुलिस ईडी के दफ्तर से सबूतों को मिटाने के मकसद से वहां पर गई थी। अच्छा, अब सोचिए जरा, क्या आरोप है कि मार पिटाई की एक व्यक्ति के साथ। इसकी जांच करने के लिए पुलिस ईडी के दफ्तर में जाएगी। अगर मार पिटाई की गई तो कोई नाम लेगा ना किसी का, इसने मुझे मारा, तो उसको कॉल नहीं वो क्या आप एजेंसी के दफ्तर में जाएंगे? नहीं वो किया है। जो कैशियर है उसके बारे में ईडी का वर्जन ये है कि उसने खुद से कांच से मार लिया, अपने सर को तोड़ दिया, सर पर अपने आप को फोड़ दिया, ताकि वो उसको ऐसा करने के लिए किसी ने तो प्रवोक किया होगा या बताया होगा कि ऐसा कर लेने से केस काउंटर केस बनाया जाएगा ईडी पर, और बाकी जो जांच आगे है वो धीमी हो जाएगी। यदि वो इन्वॉल्व होगा तभी तो इस प्रकार की काम किया गया। खबरें अच्छी नहीं है। नहीं ये खबरें पॉलिटिकल टकराव को किस अति तक ले जाया जा रहा है हमारे देश में, उसको बता रही है त्रिपाठी जी। नहीं, इसमें संकट क्या है कि एक तो ये कि पॉलिटिकल करप्शन जिस जगह पर है, जनता को भरोसा तो किसी नेता पर होता नहीं। फिर ऐसे में जब आता है कि भाई ठीक है, कोई कहेगा कि पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए है, वो चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो झारखंड हो। पहले भी कई राज्यों ने कह दिया था कि नहीं, हम सीबीआई और ईडी को नहीं घुसने देंगे। अब मूल सवाल क्या है? मूल सवाल यह है कि इस तरह की घटनाओं के बाद क्या वो राज्य सरकार ऐसे मामलों में छापे से या उस कार्रवाई से बच सकती है? तो उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने कल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा कि ऐसे तो लॉ एंड ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा। ऐसे तो फिर कोई, जिसको कहते हैं ना कि इसका मतलब ही नहीं रह जाएगा कि कानून कौन सा है, एजेंसी कौन सी है। और मुझे लगता है कि जितने भी मुख्यमंत्री और जितने भी इस तरह के लोग, तो उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखें, उसी झारखंड में जब तय कर लिया था हेमंत सोरेन ने कि हम नई गिरफ्तारी देंगे, तो अंत में उनको राजभवन में जाकर गिरफ्तारी देनी पड़ी थी। उसके बाद जब उनको ये समझ में आ गया तो चुनाव जीत के वो आ गए। पॉलिटिकल लड़ाई आपको अलग लड़नी है और कानूनी और ये इस तरह की लड़ाई अलग लड़नी है, ये ध्यान रखना है। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और हुई हमारी राजनीति के अंदर, वो भी जान लीजिए। अच्छा, हो ये पहले चुका है, प्रयोग पुराना है, लेकिन इस्तेमाल नए तरीके से किया जा रहा है। मायावती जी ने, बीएसपी की सुप्रीमो ने 2027 में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। एक तो उन्होंने ऐलान ये कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि बीच में खबरें आ रही थी कि कांग्रेस के साथ शायद अलायंस होगा, कुछ होगा, या कांग्रेस चाहती है, तो उन्होंने क्लियर कर दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के बात की है। विजय जी ज्यादा आप बताएंगे, आपको 2012 की सरकार की क्या होती कहा गया था ना कि वो ब्राह्मणों के समर्थन से मायावती फुल मेजोरिटी में पहली बार फुल मेजोरिटी में 2007 से 12 में तो अखिलेश बन गए, 7 से 12 में नारा लगा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। और सतीश चंद्र मिश्रा, नकुल चंद दुबे ऐसे अगुवाई में वो पूरे राज्य में इस तरह के लोगों को चुना गया का ब्राह्मण शंख बजाएगा इस बार भी और हाथी चलता जाएगा। इसकी बात करेंगे। मायावती जी ने कहा कि अब उनकी पार्टी में ब्राह्मणों को तवज्जो दी जाएगी, ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाएगा। मायावती ने पिछले महीने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग का जिक्र किया, गुट बना के नहीं मीटिंग किया था सबने, उसका जिक्र किया और कहा कि अगर बीजेपी ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दे रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तो कभी ब्राह्मणों को उनका हक दिया ही नहीं, तो ब्राह्मण समाज को अब इन पार्टियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, हमारे में आ जाए।
हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सब। भाई देखिए, मैं तो मॉडरेटर हूँ, एंकर हूँ, तो मैं तो बीच में इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं दोनों तरफ बात कर सकूँ। तो मेरी तो कोई पक्ष है नहीं इसके अंदर। यूपी का ब्राह्मण क्या सोच रहा है पता नहीं खड़ा होके, यूपी का ब्राह्मण कहाँ जाएगा? यूपी के ब्राह्मण की इतनी पूछ इससे पहले कब हुई है? त्रिपाठी, सपा भी कह रही है हमारे साथ आ जाओ, बसपा भी कह रही है हमारे साथ आ जाओ। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। मुझे याद आता है कि इसके पहले भी, और मैंने तो बाकायदा एक लेख लिखा था पंडित जी पाँव लागी, तो चूंकि है, मैंने ही लिखा था। अच्छा, आपने लिखा? पंडित जी पाँव लागी लिखा था। और उसमें है क्या कि भाई ये तो नहीं हो सकता है ना कि आप ये कहें कि भाई फलाना जाति है और वो सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जाति समूह ब्राह्मण है, सबसे बड़ा। उनके बाद जाटव और यादव का नंबर आता है। क्या बात कर रहे हैं? सच्चाई है भाई। जो लास्ट, चाहे आप उसकी सर्वे की बात कर लें और जो CSDS का आंकड़ा कहता है वो भी, भाई जाटव होंगे 10-12%, सब ब्राह्मण भी 10% के नीचे हैं। सारे 10% के नीचे हैं। यादव भी, ये 9 से 10% के बीच में है दोनों। ये दोनों जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और ब्राह्मण की कॉन्स्टिट्यूंसी कोई 11 कहता है, कोई 13 कहता है, अलग अलग। इंडिविजुअल कास्ट में ब्राह्मण सबसे ज्यादा है। इंडिविजुअल का आप उदाहरण के तौर पर देखिए ना, आपको गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, पश्चिम, पूरब, अवध, बुंदेलखंड, ब्रज, पूर्वांचल, सब जगह आपको अलग अलग जाति दिखेगी, जाति समूह भी अलग अलग दिखेगा, लेकिन आपको हर जगह दिखेगा कि चाहे छोटी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, ब्राह्मण वहां मैटर करता है। लेकिन चूंकि एक सेंटिमेंट के तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा है। 2007 का चुनाव एक एबरेशन था, एक बहुत जबरदस्त एबरेशन था वो, और वो भी एबरेशन ऐसा नहीं था, लेकिन हां चूंकि उसमें जुड़ गया। और बीजेपी बहुत कमजोर थी, ये भी आप समझिए, बीजेपी बहुत कमजोर थी। अब बेचैन तो है, मैं जब तक नोएडा में रहता हूं तब तक ये लगता है कि ये क्या फालतू की बात कर रहे हैं ये सब, लेकिन जैसे ही मैं घर गांव जाता हूं, तो अभी चूंकि कल ही लौट के आया हूं प्रयागराज से, तो फिर लगता है कि हाँ बेचैनी तो है। उनको लगता है कि उनका वो रिगार्ड नहीं है, उनका वो सम्मान नहीं है, उनको वो जगह नहीं मिलती है। और विशेष करके लोकल लेवल पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। लोकल लेवल पर उनको लगता है कि ना हमारी भारतीय जनता पार्टी सुन रही, ना नेता सुन रहा है, ना अधिकारी सुन रहा है, इसका उन्हें बहुत ज्यादा। कल मैं एक बहस सुन रहा था इसी मुद्दे पर, तो सवाल पूछने वाला भी और जवाब देने वाला भी दोनों ही कोई, मतलब दोनों बीजेपी विरोधी थे, वो भी इस मुद्दे पर बहस कर रहे थे। तो उनका ये सवाल ही बेकार है कि ब्राह्मण और बीजेपी में कोई नाराजगी हो सकती है, सवाल ही नहीं उठता। नाराजगी हो भी, थोड़ी बहुत कुछ शिकायतें हो, मगर ब्राह्मण बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, ये कल्पनीय उत्तर प्रदेश में। क्या ऐसा है? अच्छा, लेकिन ये इसका उत्तर दूं उससे पहले एक थियरी प्रपोज कर रहा हूं काउंटर करने के लिए विजय जी को। जो वर्ण व्यवस्था से जुड़ी हुई जातियां हैं डायरेक्ट, वो तो राष्ट्रीय जाति है, और जो वर्ण व्यवस्था से जुड़ी हुई उपजातियां हैं वो क्षेत्रीय जातियां हैं। जैसे ब्राह्मण हुआ, ये वर्ण व्यवस्था की सीधी है, तो ये आपको पूरे देश भर में आपको दिखाई देगा। वैसे ही क्षत्रिय पूरे देश में, नाम तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो पूरे राष्ट्रीय फलक पर आपको दिखाई देगा। वैश्य आपको पूरे राष्ट्रीय फलक पर दिखाई देगा, लेकिन उससे उपजातियां जो हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हो जाती हैं, जिसे आप कुर्मी कहें या ये कहें। जो काम से जुड़ी हुई जातियां निकल करके आई, वो अलग अलग आपको दिखाई देगा, वो क्षेत्रीय जातियां के आसपास के निकल जाती है। अब रही बात परसेप्शन की, तो देखिए, कोई भी जब पार्टी, कोई भी नेता जब केंद्र में, जैसे मुख्यमंत्री क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मणों को ऐतराज होगा, ब्राह्मण यदि वहां पर होता तो क्षत्रियों को ऐतराज होगा। यदि कुर्मी है, अब एक बड़े मजेदार बात, 2 दिन पहले हमको एक बड़े एक ऑफिसर ने बिहार से कहा, बोला बिहार का जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो कुर्मिस्तान हो गया है। मैंने कहा ये तो मैंने पहली बार नाम सुना।
बोला कुर्मिस्तान का मतलब कुर्मी सारे जगह जो है बिहार में इस सरकार में। हाँ, बोले कि जो इंटेलिजेंस का हो वो कुर्मी, ये हो वो कुर्मी, उन्होंने पूरा डिपार्टमेंट गिनवाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा अच्छा है तो बड़ा, उन्होंने कहा कि एक पोस्ट को छोड़ दीजिए तो बाकी जरा आप देख लीजिए। वही अखिलेश यादव के समय हुआ था। अखिलेश यादव जो है उनके बारे में कहा जाता था कि जहां भी होता है, जितने थाने होते हैं एक जिला के अंदर मेजोरिटी और थाने जो होते हैं वो यादवों के पास होता था। अब जब ये आ गए हैं तो इनका जुड़ गया है। महाराज जी जब आए थे तो महाराज जी का था कि भाई ये जाति नहीं है, साधु की कोई जाति होती नहीं है, तो इसलिए ये था कि इसमें कम से कम जातीय खांचे में इसको हम लोग नहीं रख पाएंगे। लेकिन परसेप्शन धीरे धीरे बना दिया और उनके लोगों की बनवा दिया, जो लोगों की जो कंट्रीब्यूशन ज्यादा ही उसमें रही। लेकिन इसमें एक लाइन बस जोड़ दूं, भले कहा जाए लेकिन ऐसा नहीं है कि योगी जी के समय में ब्राह्मण किसी जगह पर नहीं है, किसी पद पर मैं वही कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। परसेप्शन ये परसेप्शन भले बना है और दुर्भाग्य से कुछ लोग, अब उनके इर्द गिर्द के लोग कह लीजिए या उनसे जो लाभ लेते होंगे, उन्होंने इस परसेप्शन को तोड़ा नहीं। वरना मैं जानता हूं भाई ब्राह्मण क्यों नहीं है, सारे अधिकारी से लेकर सब। ठीक सर थोड़ा बढ़ते समीर जी 1 मिनट में आ रहा हूं बस मैं आपके पास। इस पर क्या कहना है सर आपको? ब्राह्मण, अच्छा 2007 में ब्राह्मणों ने मायावती जी का साथ क्यों दिया था और इस बार क्या कहानी अलग ही रहेगी? नहीं, एक तो ये समझना चाहिए कि ब्राह्मण वहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत प्रभावी रहे हैं, ताकतवर रहे हैं। और जब कांग्रेस का साथ छूटा, कांग्रेस ने मतलब 1989 में नारायण दत्त तिवारी आखिरी मुख्यमंत्री रहे ब्राह्मण के तौर पे, उसके बाद से कांग्रेस ने जब ब्राह्मणों का साथ नहीं दिया तो ब्राह्मण चले गए वापस बीजेपी के पास आ गए कांग्रेस से। उससे पहले 50 साल कांग्रेस के साथ रहे थे, फिर बीजेपी के साथ आए। बीजेपी में कलराज जी और तमाम केसरीनाथ त्रिपाठी और तमाम नेता थे, उनके साथ मिलकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, उनके साथ चलता रहा। 2002 के बाद बीजेपी वहां पर कमजोर रही, कोई बहुत बड़ा काम उसका नहीं हुआ। इस वजह से मैं इस बात से सहमत हूं कि 2007 का चुनाव भले ही मायावती जी ने बहुमत के साथ ब्राह्मणों के भरोसे जीता, लेकिन वो एब्रेशन था, है ना। अब जो है आज की तारीख में ब्राह्मण भले ही थोड़ा सा नाराज हो, ना नुकर कर रहा हो, लेकिन वो बीजेपी से कहीं जाएगा इसकी कोई संभावना नहीं। मतलब 10-5%, 2-4% चला जाए तो चला मैंने जाए। आज पढ़ी अखबार में, मैं और मध्य प्रदेश से जुड़ी है तो मैं विशेषकर आपसे इस पर पूछना चाह रहा था। देखिए हेडलाइन है अखबार की, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बीच हिंदू न होने का प्रचार कर रही है कांग्रेस। ये खबर छपी हुई है। जनगणना से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस आदिवासियों के बीच जाकर उन्हें स्वयं को हिंदू न मानने का प्रचार कर रही है। पार्टी ने जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग की है। वो आदिवासी क्षेत्रों में जाकर समुदाय से अपील कर रहे हैं कि जनगणना में धर्म के कॉलम में स्वयं को हिंदू न बताएं। यह कांग्रेस पार्टी एमपी में प्रचार कर रही है। तो इसकी मतलब क्या है, इसके पीछे इमेजिनेशन की इन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया, ये वोट दे रहे हैं तो इनको कहें कि तुम हिंदू ही नहीं हो? देखिए कांग्रेस ये मध्य प्रदेश में ही नहीं कर रही है, कांग्रेस ये छत्तीसगढ़ में भी कर रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जितने आदिवासी बेल्ट है उनका ये प्लान है। कांग्रेस का जीतू पटवारी ने ये प्रस्ताव कांग्रेस को दिया था, कांग्रेस से सहमति मिली शीर्ष नेतृत्व से। अब ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में इसकी मतलब करने वाले जहां आदिवासी है, और इनको ये लग रहा है कि जिस तरीके से आदिवासी समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है, 2014 का लोकसभा हो, 2019 का हो, 2024 का हो, और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से आदिवासी राष्ट्रपति बनाया देश के अंदर, तो इन्हें लग रहा है कि भाई ये एक वोटर एक समय कांग्रेस के साथ बड़ा स्ट्रांगली जुड़ा हुआ था। कांतिलाल भूरिया इनके एक बड़े नेता हुआ करते थे। उस समय कांग्रेस को लगता था कि आदिवासी हमारे साथ रहे और कांग्रेस का समर्थन रहा है आदिवासी वोटर बैंक का। लेकिन अब कांग्रेस को लग रहा है कि जब हमारे पास कोई वोटर बचा नहीं है, ना आदिवासी हमारे पास है, न एससी हमारे पास है, मैं खबर अब ये एक्चुअली समाज के अंदर जिस मैं हैरान इसलिए था, आदिवासी समाज से मांग आती कि वाह हमको हिंदू मत कहो, ये अलग बात है। एक पार्टी जाके उनसे कहे कि तुम हिंदू नहीं हो। सब जब तक बांटोगे नहीं अपनी ताकत कैसे बनाओगे? कांग्रेस तो ये चल रहा है ना, आप एससी को बांट रहे हो, आप एसटी को बांट रहे हो, आप मुसलमानों को बांट रहे हो, आप क्रिश्चियन को बांट रहे हो, आप ब्राह्मणों को बांट रहे हो। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस अब जिस तरीके से बांटने की राजनीति कर रही है, राहुल गांधी स्टेज पे चले गए, वही मध्य प्रदेश में चल रहा है। बेसिक सवाल को हम लोग इग्नोर कर दे रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज ने यही नैरेटिव चलाया था कि आप हिंदू नहीं हैं। आदिवासियों को कहा गया कि आप हिंदू नहीं है। ये तो क्रिश्चियन मिशनरियों का
पूरे देश में ये कैंपेन है, कोई आज से था, 100 साल से चलाया गया, पूरा नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट कर दिया। कांग्रेस कह रही है। पूरा वैरियर एल्विन का नाम आप लोगों ने सुना हुआ, ठीक है सर, पूरा कन्वर्ट कर दिया लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ने। मतलब कोई और आज तो उनका सोनिया गांधी क्रिश्चियन ही। बात लगातार आप हमारा जो बीएमसी इलेक्शन पर जो कवरेज है वो तो आप देख ही रहे हैं। चलिए डेटा में एक बार जल्दी से ऊपर देख के आपको बता दूं, 130 पर इस वक्त बीजेपी और एकनाथ शिंदे है, मतलब मेजॉरिटी से काफी आगे। तो बीजेपी और शिंदे ने बाजी मार ली है बीएमसी की और महाराष्ट्र की भी, क्योंकि 25 के करीब जो है शहरों में उनका प्रदर्शन जो है वो सब पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करेंगे, ईरान से शुरुआत करते हैं, जहां 24 घंटे पहले तक ऐसा लग रहा था कि किसी भी मिनट अमेरिका का हमला हो जाएगा। तैयारियां साफ दिख रही थी, हवाई जहाजों ने उड़ना शुरू कर दिया था, सेनाएं जो हैं तैयार होने लगी थी। लेकिन अब उस तकरार को चरम पर पहुंचाने के बाद अचानक ट्रंप ने ब्रेक क्यों लगा दिया? अब सवाल होने लगा है कि अमेरिका ने क्या ईरान पर हमला करने का विचार ही छोड़ दिया है? क्या संघर्ष की उठती ज्वाला के बीच ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है? वैसे ट्रंप इस बात के लिए जाने तो जाते नहीं, वो तो हर किसी को धमकाते हैं और ईरान को भी धमका ही रहे थे। फिर अचानक उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई नहीं, अब ईरान में जो है सब कुछ नॉर्मल होने लगा है, मारकाट थम गई है, वहाँ फांसियाँ भी नहीं हो रही हैं। तो अब ट्रंप कह रहे हैं कि ये ईरान कह रहा है कि ट्रंप ने हमको भरोसा दिया है कि अब हमारा आपके ऊपर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। ये बात ईरान के एक ऑफिशियल ने टीवी पर जाकर के कही कि ट्रंप ने यह संदेश भिजवाया है कि हम ईरान पर हमला करना नहीं चाहते। दावा ईरान का है, लेकिन ट्रंप की साइड के लोग भी अब जो हैं इस पर ऐसी बातें करने लगे हैं कि डिप्लोमेसी भी एक जरिया है इस पूरे मामले को डील करने का। डिप्लोमेसी करनी थी तो इतना हंगामा किस लिए मचाया था आपने? क्यों ट्रंप ने वो ट्वीट किया था, हेल्प इज ऑन इट्स वे? प्रदर्शनकारियों से अपील कर रहे थे कि जो सरकारी भवन हैं उन सब पर कब्जा कर लो, हम आ रहे हैं बस। और उसके बाद वो आश्वासन देने के बाद और ईरान से जो तस्वीरें आ रही थी उस सब में लोग मांग कर रहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप हमें मदद भेजिए। उस सब के बाद ट्रंप ने अपने कदम वापस वाला क्यों खींच लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसकी कुछ वजहें हैं, वो अब सार्वजनिक हो रही हैं, उसकी बात करें। उससे पहले ट्रंप का वो बयान मैं आपको एक बार कल वाला सुना देना चाहता हूं, जिसके बाद अचानक दुनिया को झटका लगा कि ये क्या हुआ। We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping. And there's no plan for executions or execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, including you will be very upset. But that's just gotten to me some information that the killing has stopped, that the executions have stopped. They're not going to have an execution, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the day of execution. वो कह रहे हैं किलिंग्स हैव स्टॉप्ड, लेकिन किसके बाद? जब पूरी दुनिया कह रही है कि कम से कम 2000 लोग मारे गए ईरान में प्रदर्शनकारी, और उसके बाद ही तो ट्रंप ने वो ट्वीट किया था ना कि हम आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं किलिंग्स हैव स्टॉप्ड, मतलब सब आप पहले उकसाओ और उसके बाद कह दो कि चलो अब तो नहीं मार रहे ना तुमको, अब तो जिंदा तो हो, अब ठीक है कोई बात नहीं, अब हम बात करेंगे। आप सुनिए जरा, इस सब के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने क्या कहा? ईरान डिप्लोमेसी की बात करने लगे, मिसाइलें खड़ी की हुई हैं और अब कह रहा है कि युद्ध से कूटनीति बेहतर होती है, युद्ध करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन बातचीत के जरिए हो जाए, मसला समझ में आ जाए तो बेहतर है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोई भरोसा नहीं है कि बातचीत से अमेरिका किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन फिर भी हम कूटनीति को तरजीह देंगे, ये ईरान कह रहा है। इससे पहले वो पूरे ईरान की सरकार कह रही थी कि हम लड़ेंगे, हम मारेंगे, हमसे पंगा मत लेना, और जितने बेस हैं सारे बेस पर हम हमला करेंगे, आसपास जितने भी मुल्कों में अपने सैन्य बेस बना रखे हैं, अड्डे बना रखे हैं अमेरिका ने। उसके बाद क्या हुआ? तो मतलब अमेरिका और ईरान के बीच कोई बैकहैंड डील हो गई। सीधी सी बात इतनी समीर जी समझ में आ रही है इस वक्त, वरना ट्रंप क्यों पीछे हटते? निश्चित रूप से। और अभी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भी, संयुक्त राष्ट्र परिषद में अमेरिका ने कहा है कि भाई अगर जिस तरीके से ईरान पर दमनकारी कार्रवाई वहाँ पर हो रही लोगों के ऊपर, अगर ये रोका नहीं गया तो हमला करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप लगातार धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि भाई मदद ऑन द वे है, शिप पहुंच रहे थे, शिप ने मूवमेंट शुरू कर दिया। उसके बाद ये लग रहा था कि अब अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और वहाँ पर खुमैनी सरकार को खत्म करने की तैयारी कर ली। लेकिन अचानक ट्रंप के कदम पीछे हटने के पीछे मुझे लग रहा है कि अभी लगता है कि ट्रंप साहब को या तो ये लग रहा होगा कि वहाँ जिस तरीके से जनता सड़कों पर उतर गई है, तो अब कुछ दिनों के अंदर 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर हो सकता है कि वहाँ पर खुमैनी खुद सत्ता छोड़ दे, किसी देश में चले जाए।
तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने थोड़ा समय दिया होगा। ये नहीं चाहते होंगे कि भाई अमेरिका अगर हमला करे तो दुनिया ये कहे कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ये हमला किया और बाकी मुस्लिम देश ईरान के साथ आके खड़े हो जाए इस मामले को लेकर। और जो सहानुभूति ईरान की जनता को मिल रही है, जो माहौल खमोनी के खिलाफ बन रहा है, अमेरिका के हमले के बाद कहीं वह खमोनी के साथ ना मुस्लिम देशों में हो जाए, तो ये कारण हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जिस स्टेज पर ईरान चला गया है, अमेरिका की पूरी नजर है और अमेरिका कभी नहीं, इस स्थिति में कभी नहीं चाहेगा कि वहां पर खुमैनी बने रहे, जनता का आंदोलन खत्म हो और दमनकारी तरीके से खत्म किया जाए। यह तय है, या तो बैकडोर से कोई बातचीत हो गई होगी खुमैनी से अमेरिका सरकार की कि भाई कुछ दिन की मोहलत दीजिए, वो छोड़ के चले जाएंगे, या कोई नया शासक वहां पर आएगा। मुझे लग रहा है कि अगले 48-72 घंटों में वहां कोई बड़ा निर्णय होगा। तब तक ट्रंप साहब इंतजार करेंगे और बैकडोर से शायद बातचीत भी होगी, इस कारण अभी ट्रंप रुके। लेकिन वहां जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगी, या सर हम इस पर क्यों नहीं बात करें, या ट्रंप डर गए? नहीं, ट्रंप डरे नहीं है। डर गए कि ईरान इतना कमजोर देश नहीं है? नहीं, ईरान पर तो पहले भी हमला कर चुके हैं ना, जब परमाणु बम बनने की बात है, इजराइल के मिल के साथ हमला कर चुके हैं और जो कह चुका है कि मदद ऑन द वे है, वो इस समय कदम पीछे नहीं हटाएंगे। मुझे लग रहा है बैकडोर में कोई बात हो रही होगी। अच्छा ठीक है, एक बात जो चल रही है, जो सब जगह पढ़ने में आ रही है, वो ये कि जो इनके एलाई हैं अमेरिका के, वहां पर ओमान, सऊदी अरब, इसके अलावा कतर, इन सब ने कहा कि इन्होंने पहले क्या किया, पहले उन्होंने कहा हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल करके कोई हमला नहीं किया जाएगा। ये अनयूजुअल बात है, आप अमेरिका के लिए कह रहे हो, ये अमेरिका को एयर स्पेस नहीं दोगे अपना, लेकिन कहा ये उन्होंने, सऊदी अरेबिया ने कहा हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे। और सऊदी अरेबिया और ईरान से बड़ा दुश्मन कौन? इनकी सारी राइवलरी मिडिल ईस्ट की, जो इस्लामी मुल्क की, इन दोनों देशों की दी हुई है, और वो कह रहे थे हमला करने के लिए हम एयर स्पेस नहीं देंगे। तो खास तौर पर कतर, ओमान और सऊदी अरेबिया, बताया जा रहा है कि इन देशों का बहुत भारी दबाव था ट्रंप के ऊपर। एक तो ये कि सिर्फ आप तो चले जाओगे, आप तो बहुत दूर हो, आपके तो चलो सैनिक अड्डे हैं, ये ऐसा ना हो कि ये आपके बेसिस पर हमला करने के साथ साथ हमारे शहरों पर हमला करने लगे ईरान, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर दूसरा डर यह है कि हम सब के बीच में अगर एक अनिश्चितता एक देश में पैदा हो जाएगी तो उसका फॉल आउट हमारे देशों में भी होगा, तो वो उससे भी बचना चाहते थे। लेकिन एक सबसे असल जो बात है वो मैं आपको भी 1 मिनट में बताता हूं, लेकिन मैं विजय से पूछ लूं, आप मानते हैं कि ट्रंप ने हमला करना क्या विचार त्याग दिया, या ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं? मुझे लगता है टाइम बाय भी कर रहे हैं, और डिप्लोमेसी पार्ट ऑफ द जंग कहना चाहिए। जब वॉर चल रही हो या वॉर की संभावना बन रही हो, तब भी दुनिया भर के देश डिप्लोमेसी के साथ चलते हैं। डिप्लोमेसी जब जंग चल रही हो तो रोकने के लिए भी काम में आती है, डिप्लोमेसी फेल हो जाए तो जंग चलाने के लिए भी काम में आती है। और अभी वो टाइम बाई कर रहे होंगे, क्योंकि ईरान जो है ना वेनेजुएला नहीं है, ये हमने बार बार इस पर बात की है। ये नहीं कि डर रहे हैं, लेकिन वो एक टाइम बाई कर रहे हैं। जिस तरह से ये जो कल स्टेटमेंट आपने देखा है ना, मैंने अभी देखा रात को मैं यूएस में बात कर रहा था किसी मित्र से, तो उन्होंने कहा कि भाई ट्रंप पर प्रेशर यूएस में भी है, और ये जो कंट्रीज आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, ओमान का और सारे तमाम देशों का, उनका भी है। इसलिए कि एक और लड़ाई में मत उलझिए अभी। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई ईरान को वो छोड़ रहे हैं, या वहां पर अब खामनेई को भी लग रहा है कि जितना दबाव बन गया, जनता का जितना प्रदर्शन हो गया, तो यदि उसमें अमेरिका भी सीधा सीधा साथ में आ गया तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा ना। खामनेई के लिए तो बहुत स्पेस नहीं बचा है, तो वो भी युद्ध की बजाय कूटनीति से, डिप्लोमेसी से अपना टाइम बाई करना चाहते हैं। लेकिन ये कोई खत्म हो जाएगा, मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है फिलहाल। हाँ सर बोलिए। हाँ, बस एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, ये जितने हों, चाहे वो कतर हों, चाहे वो सऊदी अरब हों, चाहे वो यूएई हों, ईरान के आसपास जितने ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ये सब प्रिंसली स्टेट की तरफ हैं, इसमें से कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और इन सभी को ये डर है कि ये एक बार जंजी का ये दौर यदि यहाँ पर आया, हम लोगों ने अरब स्प्रिंग के बारे में सुना था, एक बार ये आया, एक बार ये लहर चली, तो उस लहर में इनके ये उस जद से बाहर नहीं है। यहां भी मांगे उठ सकते हैं, यहां भी बुर्का के खिलाफ मांगे उठ सकती हैं, यहां भी डेमोक्रेटिक डिमांड्स की मांगे उठ सकती हैं। तो इनकी अपनी कमजोरियां और इनके अपने डर हैं, जो वो चाहते हैं कि वहां तक वो लहर जो है, जो ईरान के अंदर चल रही है अभी, वो उनके अपने देश तक ना आ जाए। अच्छा देखिए, मजेदार बात क्या है, मैंने आपको बताया सऊदी अरेबिया भी प्रेशर बना रहा है यूएस पर कि आप ईरान पे हमला मत कीजिए। बयान आ जाएगा तो सुनाऊंगा आपको। सऊदी अरेबिया के शासक मोहम्मद बिन सलमान जो है, क्राउन प्रिंस, उनका अभी कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में दिया स्टेटमेंट है कि आयतुल्लाह इज द न्यू हिटलर। आयतुल्लाह हिटलर है। हिटलर कौन था? हिटलर वो था जिसने लाखों लोग मार दिए गैस चेंबर में।
हिटलर वो था जो विस्तारवादी था, जो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था, कम से कम पूरे यूरोप पे राज करना चाहता था। तो हिटलर से तुलना करने वाले सऊदी अरेबिया के शासक, वो उनका फॉरेन मिनिस्टर और ईरान का फॉरेन मिनिस्टर, वो तो कल फोन पे बात करते हैं और सऊदी अरेबिया कहता है कि फिर ना आप ईरान पे हमला मत करना। इसके पीछे की असल वजह त्रिपाठी जी क्या ये है, एक एनालिस्ट ने लिखा हुआ है, इस वक्त जो ऑयल के रेट्स हैं वो $90 पर बैरल पर है करीब, क्रूड ऑयल के। ये सारे तेल के ही तो देश हैं, ये तेलों वाले देश हैं। ये ईरान के पास बहुत बड़ा भंडार है। ईरान से अगर आयतुल्लाह चले जाएं तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस खत्म हो जाएंगे। ईरान के ऊपर सैंक्शंस खत्म हुए तो हर आदमी ईरान का तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है। जब वो सारा का सारा तेल मार्केट में, ओपन मार्केट में आ जाएगा तो ये $90 का क्रूड जो है वो बिकेगा $60 पे। और इससे नुकसान किसको है? उन्हीं बाकी देशों को जो तेल बेचते हैं, इसमें सऊदी अरेबिया सबसे प्रमुख है। तो क्या इसके पीछे भी पैसा है कि सऊदी अरब और ईरान को भी अब हाथ मिलाने पड़े? नहीं, देखिए पूरी तरह से पैसा है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी समझिए। जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं, अब अगर ऑयल रिजर्व के तौर पर कहें तो अमेरिका के पास खुद बड़ा ऑयल रिजर्व है, वेनेजुएला उन्होंने कब्जा कर लिया है, दूसरे देशों पर लगातार वो दबाव बना रहे हैं। ईरान के साथ अगर ये होगा तो उसका सबसे बड़ा लाभ किसको होगा? ये सैंक्शन जैसे ही हटेंगे तो भारत जैसे देशों को इसका लाभ होगा, जो बड़ी डेमोक्रेसी हैं, सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट हैं, जहां कंजम्पशन है, जहां मल्टीफोल्ड डिमांड आ रही है, ऐसे देशों की तरफ बढ़ेगा। दूसरे वो देश हैं जो छोटे देश हैं लेकिन अमेरिकी सैंक्शन की वजह से नहीं कारोबार कर पाते। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अमेरिका को देखना छोड़ दीजिए, खामेनेई का हटना जरूरी है, क्योंकि एक प्रोसेस तो हो। हम कोई खामेनेई या उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, ये अमेरिका को पता है। लेकिन मुझे लगता है ये जो हुआ है इसको अगर समझें, अमेरिका, ट्रंप और खामेनेई, अमेरिका क्यों कहें, ट्रंप और खामेनेई दोनों ने अपनी इज्जत बचाने का यह फॉर्मूला निकाला है। अच्छा, दोनों को यह समझ में आ गया, जिस तरह का विरोध प्रदर्शन था वो कोई रजा शाह पहलवी या कोई अमेरिका का पुश इतना भर नहीं था। दूसरा, अमेरिका को भी समझ में आ गया कि वहां बूट ऑन ग्राउंड्स नहीं कर सकते हैं। वो नहीं है कि 4 लोगों को आप कर दिया, रडार सिस्टम थोड़ी देर के लिए फेल कर दिया, और वो बड़ी मुश्किल हो जाती। उसको यह लगा कि जैसा हम अफगानिस्तान में फंसे थे, हमारी वैसा नहीं करना, वैसा हो जाएगा, तो उनका पूरा एजेंडा फ्लॉप। ये बात तो पहले भी आई थी कि भाई अलग अलग समीक्षक ये कह रहे थे कि बगैर सेना उतारे तो आप ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन सऊदी अरब के साथ तो यूएस ने ही पेट्रोल जो ऑयल की डील है वो तो उन्हीं के साथ हुई, और सऊदी अरब की ताकत ही क्यों बढ़ी? क्योंकि डॉलराइजेशन के लिए डॉलर में पेट्रोल ऑयल खरीदने का जो सारा अमेरिकी डील है, उसी से तो सऊदी अरब। इसलिए तो मैं हैरान था कि सऊदी अरब जो है वो मतलब या तो यही तेल की वाली बात है, वरना सऊदी अरब क्यों नहीं चाहेगा कि आयतुल्लाह चले जाएं भाई? वही तो क्यों नहीं चाहेगा? तो मैं आपको वो बयान आ गया सुना रहा हूं, मोहम्मद बिन सलमान का बयान सुना दीजिए। अब देखिए, ये वो देश जो ये कहता था ये हिटलर हैं और अगर इसने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो हम भी न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे, वो क्यों नहीं चाहेगा कि अमेरिका इस देश को बर्बाद कर दे? लेकिन वो नहीं चाह रहा है, तो इसके पीछे सच में पैसा एक वजह है। अब दूसरी बात इजराइल की आई। सऊदी अरेबिया अंदर से चाहता है तो इजराइल खुल के चाहता है कि ईरान को बर्बाद कर दो, या कम से कम अयतुल्लाह सरकार को बर्बाद कर दो, इसको हटाओ। वो तो बेकरार हैं इसके लिए। उसने जितनी प्रॉक्सीज थी ईरान की, हिजबुल्लाह, हमास, सबके ऊपर उसने हमला बोल के सबको लगभग जो है खत्म कर दिया है। अब वो चाहता है कि जिसको वो बोलता है हाइड्रा का हेड, ये सब हाइड्रा के अलग अलग हाथ पांव थे, इसका जो मेन मुख्य सर है वो ईरान में है, उसको कुचलना है। तो वो तो बेचैन है। खबरें थी कि इन्होंने टारगेट लॉक कर लिए हैं, इजराइल के ऊपर टारगेट ईरान ने लॉक कर लिए हैं, वहां से पीछे हटना तो ये नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अब नेतन्याहू अगर सरकार न बदल पाए किसी वजह से, अमेरिका साथ ना दे, तो इजराइल मिनिमम क्या चाहता है ईरान से वो बताया। CIA के एक पूर्व एजेंट जॉन किरियाकू इनका नाम है, इन्होंने पहले भी कई बातें की थी भारत पाकिस्तान के संदर्भ में, आप शक्ल देखेंगे तो पहचान जाएंगे। इन्होंने कहा ये न्यूक्लियर हथियार तो एक बात है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका अभी हमला करके पिछले साल थोड़ा सेटबैक तो उसको उन्होंने पहुंचा ही दिया है। अब उनका दूसरा टारगेट ये है कि हम ईरान के पास कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी भी नहीं छोड़ना चाहते, ईरान के पास मिसाइल भी ना हो। अब याद कीजिए क्यों, 12 दिन की जो जंग हुई थी ईरान इजराइल की, उसमें ईरान ने इतनी मिसाइलें मारी थी, जबकि इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है दुनिया भर में सर्वोत्तम माना जाता है और अमेरिका ने भी दिया हुआ था इनको, उसके बावजूद इनके शहरों पर ईरानी मिसाइलें गिरी थी। तो अब इनका अगला लक्ष्य यह है ईरान को मिसाइल लेस बनाना है। और यही बात मैंने ईरान के विदेश मंत्री को बोलते हुए सुनी कि भाई ये मिसाइल टेक्नोलॉजी या मिसाइल रखना
ये तो हमारा अधिकार है, हमसे कोई ये कैसे छीन सकता है। और उसी बीच में मैंने ये बयान सुना। अब ईरान की मिसाइलों से डर है, ऐसा नहीं है, और यही वजह होगी शायद कि भाई ये जंग जो है अभी हमको होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ईरान इज नॉट वेनेजुएला, ये सबको समझ में आ रहा है। नहीं, ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं और वो ईरान ने कहा भी था कि हम अमेरिका तक मार कर सकते हैं। पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन जो जितने भी एयर बेसेस थे मिडिल ईस्ट के या अमेरिका के, उसको तो उड़ाने के लिए उसने कहा ही था कि यदि ऐसा हुआ तो। और इजराइल के अंदर जिस आयरन डोम को कहा जाता था कि कोई छेद नहीं सकता, भेद नहीं सकता, सच्चाई तो ये है कि अमेरिकन बहुत सारे उनके मिसाइल्स को बीच में ही इंटरसेप्ट कर रहे थे। मेडिटेरेनियन में उनका जो एयरक्राफ्ट करियर था वहाँ से इंटरसेप्ट कर रहे थे। बाद में कई ऐसे मिसाइल जो हैं वो तेल अवीव तक आया, और तेल अवीव के एयरबेस को एयरबेस तक आया। तेल अवीव का जो एयरपोर्ट था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको इनको बंद करना पड़ा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है किसे। और जो बताया गया कि जैसे बारिश कर दी थी ईरान ने, मिसाइलों की बारिश कर दी थी, कितने तुम रोकोगे। तो लगातार इसका मतलब है कि उनको बनाने की कैपेसिटी उनकी बहुत ज्यादा है। नहीं, वो तो कहा था कि ये वो 20,000 क्या कितनी मिसाइलें जो हैं वो तैयार कर लेना चाहते हैं। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि भाई ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहे ट्रंप। उसकी बहुत सारी वजह हमने बताई, क्योंकि एक तो वहाँ लोकल एलाई जो है उनके अरब मुल्क, वो नहीं चाहते कि ऐसी कोई कार्रवाई करें, क्योंकि वो तेल का सवाल है। तो इसके लिए सऊदी अरेबिया और ईरान एक हो गए कि अगर ईरान पर सैंक्शन हट जाएगी, तेल इतना मार्केट में आ जाएगा तो सऊदी तेल की डिमांड घट जाएगी, तो कैसे काम चलेगा। तेल पर सारी इकोनॉमियाँ चल रही हैं। अब ट्रंप जो करेंगे सो करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमला वो जरूर करेंगे, लेकिन चिंता पाकिस्तान की यह है कि ये हमला कहां से करेंगे। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी जमीन के इस्तेमाल के दबाव के साथ साथ ड्यूरन लाइन पर क्या होगा, यह भी पाकिस्तान की प्रॉब्लम। ड्यूरन लाइन मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर। मतलब पाकिस्तान को डर यह है कि एक तो ये ट्रंप हम पर दबाव बनाएंगे हमला करने के लिए कि हम तुम्हारे तरफ से जाकर के हमला करेंगे। दूसरा, जब यह हमला होगा तो ऐसा ना हो कि टीटीपी वाले जो है उसका फायदा उठा करके और ज्यादा अपने हमले तेज कर दें। वो वैसे भी एक पूरा प्रांत अशांत कर रखा है उन्होंने, खैबर पख्तूनख्वा। तो इस्लामाबाद जो है उसके सामने बड़ी मुश्किलें हैं। अपनी घरेलू जनता का भी उसके ऊपर दबाव है। पाकिस्तान की जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि पाकिस्तान एक और जंग में उलझ जाए। तो अब वहां के अधिकारी या आम लोग जो हैं वो अब ये देख रहे हैं कि आसिम मुनीर क्या करेगा। आसिम मुनीर क्या फिर ट्रंप को खुश करने के लिए कहेगा, आओ साहब मेरा एयरबेस ले लो, आओ मैं आपको इंटेलिजेंस देता हूं, मैं जासूसी करके दूंगा आपके लिए। या ऐसा ना हो कि ईरान जो है वो बाकी और जहां सैन्य अड्डे हैं उनके साथ साथ कहीं हमको दुश्मन मान के हमारे ऊपर कोई हमलाबाजी जो है वो शुरू कर दे। इसके बीच ये जो सवाल है ना कि क्या अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल इस जंग के लिए करेगा, वहां की पार्लियामेंट में ये सवाल उठ गया। एक व्यक्ति ने पूछा, इसको आपको क्लियर करना चाहिए, क्या आपने ट्रंप को ऐसा कोई भरोसा दिया है कि ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तानी जमीन या पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया जाएगा। तो इतनी धुलाई जब पार्लियामेंट में ही हो गई हो आसिम मुनीर उसकी सरकार की, तो क्या ही कहें। लेकिन समीर जी, आपको क्या लगता है ये आसिम मुनीर जो है किसी भी हद तक जाकर के अपने देश का इस्तेमाल करने की इजाजत देकर के भी ट्रंप को खुश करेगा? देखिए, जिस तरीके से आसिम मुनीर ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए और जिस तरीके से वो एक ट्रंप की कठपुतली बनकर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर ट्रंप ये कहे कि आपकी ज़मीन का इस्तेमाल हम ईरान के खिलाफ हमले के लिए करेंगे, तो वो रोक नहीं सकते। जब ट्रंप के कहने पर वो गाजा में पीस फोर्स में अपनी पाकिस्तान सेना भेजने को जो तैयार हो जाते हैं, और जिस अब स्टेज ये हो गई है कि आसिम मुनीर के पास कोई विकल्प नहीं बचा। आसिम मुनीर जानते हैं कि भारत से इतनी बुरी पिटाई हो चुकी है, चीन उनकी मदद कर नहीं सकता उस स्थिति में। अगर उन्हें बचना होगा, कोई हथियार चाहिए, कोई भी भविष्य मदद चाहिए, पैसा चाहिए, तो पाकिस्तान के रहमो करम पर अब इस समय पाकिस्तान पूरी तरीके से और बिल्कुल अमेरिका, और जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख ने ट्रंप के सामने बिल्कुल दंडवत हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में मुनीर साहब को कोई बहुत अपने आवाम की चिंता नहीं है। ट्रंप जिस दिन कहेंगे कि आपकी जमीन का मुझे इस्तेमाल करना है ईरान के खिलाफ, बहुत जमीन देंगे और कोई बहाना ढूंढ लेंगे कि उन्होंने ट्रंप को इसकी अनुमति क्यों दी। मुझे लग रहा है ट्रंप के लिए अब अपने देश से ज्यादा, अपनी देश की जनता से ज्यादा अमेरिका को खुश करना और ट्रंप को खुश रखना ज्यादा महत्व है। नहीं, अब ये आसिम मुनीर की मजबूरी होगी। आप याद कीजिए 9/11 के बाद जब अमेरिका के जरिए, पाकिस्तान के जरिए अमेरिकी फौजियों को सारी रसद अफगानिस्तान में जाती थी, जब अफगानिस्तान पे हमला किया था तो पूछा गया था मुशर्रफ से कि आप क्यों मान गए इसके लिए। तो उन्होंने कहा था कि मुझे फोन किया था वहां की विदेश मंत्री ने और कहा था यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। अमेरिका ऐसे डील करता है, तो हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं था।
मुझे पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ाई में खुलकर अमेरिका की मदद करे, तो वही आसिम मुनीर की मजबूरी भी होगी। लेकिन आपको ये देखा होगा, कल आपने परसों खबर देखी होगी कि ट्रंप ने पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 75 देशों की इमिग्रेशन वीजा पर बैन लगा दिया। अब लोगों को हैरानी हुई कि ये तो जिस इस आदमी को बुला के लंच खिलाया था व्हाइट हाउस में, फिर ये दोनों भाई शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जो है वहां जाकर मिनरल बेच के आए थे, ब्रीफ केस खोल के दिखाया था, उस पे उस देश के ऊपर बैन लगा दिया इमिग्रेशन वीजा का। तो पाकिस्तान के लोगों ने कहा साहब आपकी दुनिया के सामने इमेज ये, और ट्रंप आपको समझता नहीं है, ऐसा मत समझिए आप। ट्रंप उसको आपकी जरूरत है इसलिए आपको वो खिला पिला रहा है, वरना उसको भी मालूम है कि आप किस लायक हैं। ये पाकिस्तानियों के शब्द हैं। अच्छा, इमिग्रेशन बैन क्यों लगाया ट्रंप ने? उन्होंने कहा कि इन देशों के लोग हमारे यहां आकर बेचारे बन के हमारा माल खाते हैं, हमारे यहाँ पर सर्विसेज का हमारे मतलब उस पर जीते हैं, ग्रांट्स वगैरह पर जीते हैं, भीख मांगते हैं, और हम ये अब आगे एंटरटेन नहीं करेंगे। उस लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम है। लेकिन मैंने बयान देखा पाकिस्तान के एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अताउल्लाह तरार, इन्होंने कहा कि साहब दुनिया भर में तो बड़ी इज्जत है पाकिस्तान की, हम जिस एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं इमिग्रेशन वाला पहले पूछता है आप पाकिस्तानी हैं, वेरी स्ट्रांग कंट्री। देखिए जरा, ये बयान मैं आपको सुनाता हूं और उसके बाद लेकिन एक और चीज हुई सर, जब ये ऐलान हो रहा था उस बीच में एक तस्वीर आई जिसमें ये क्रिप्टो डील करने वाले ट्रंप के परिवार के लोग ये पहुंचे हुए थे पाकिस्तान। एक बार फिर वो तस्वीरें ले लीजिए स्क्रीन के ऊपर, मतलब उसमें आसिम मुनीर भी खड़ा है, बाकी लोग भी खड़े हुए हैं। ये क्रिप्टो डील जिस वक्त, और वो ट्रंप फैमिली की क्रिप्टो डील है, ये ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी वो तस्वीरें आई थी। ये वो तस्वीरें देखिए, एक तरफ शहबाज शरीफ, एक तरफ आसिम मुनीर खड़ा है। तो ये क्रिप्टो डील जो है ये सीधे उस फर्म के साथ, उस कंपनी के साथ की जा रही है जिसमें ट्रंप का बेटा का जो कंपनी ट्रंप के बेटे की है, और कैसे पीछे हाथ बांध के दोनों खड़े हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। उस दिन ये वीजा बैन लगाया है अमेरिका ने, ये नोट करने वाली बात है सर। देखिए, दो हिस्से इसके हैं। एक तो पाकिस्तान को यूज करना, ये एक हिस्सा है। तो अमेरिका बस पाकिस्तान को यूज करने के लिए अपने एलाई के तौर पर वो देख रहा है, इससे ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं है, क्योंकि उसको भी पता है कि पाकिस्तान एक बहुत ही दरिद्र राष्ट्र है, पाकिस्तान उसके लिए काम का नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये उसके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। और उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर जो है अमेरिका के लिए वो एक सहयोगी के तौर पर एक दिखता है कि इसका हमें यदि लाभ है। कल जाकर के यदि अफगानिस्तान में घुसना है तब पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, यदि ईरान में घुसना है तब पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, यदि कोई ऑपरेशन इस्लामिक कंट्रीज मिल करके इजराइल के खिलाफ करते हैं तब पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस दृष्टि से तो वो ज़रूर पाकिस्तान को अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं, यानी कि मिलिट्री तौर पर, स्ट्रेटेजिक तौर पर अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। मैं फिर जोर देकर कह रहा हूं, भारत भी अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है, लेकिन वो चाइना को कंटेन करने के लिए है। दूसरी तरफ भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं है। पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण अंतर है। लेकिन एक खबर बीच में आई थी, एक खबर थोड़ी बड़ी आ गई, इसलिए त्रिपाठी जी आज इसकी मैं बात कर रहा हूं। आपने बीच में सुना था, हम नहीं बताया था आपको कि जैसी डील पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई, एक पैक्ट हुआ कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा, इसमें टर्की भी शामिल होना चाहता है, मतलब इस्लामिक नेटो सॉर्ट ऑफ ये 3 देश मिलकर बनाना चाहते हैं। तो अब ये सवाल सीधे सीधे तुर्की के विदेश मंत्री से हुआ कि क्या ऐसी कोई बातचीत आप कर रहे हैं या ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, बड़ी बात यह कि उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा ये बातचीत हम बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन हमने कोई किसी मसौदे पर अभी हस्ताक्षर नहीं किया है। त्रिपाठी जी, वो खबर मतलब सही थी, अब इन्होंने ये कह रहे हैं कि बातचीत हमारी चल रही है, इसका मतलब बताइए। देखिए, खबर बिल्कुल सही थी और ये आज से नहीं है। इसमें पाकिस्तान तो जिसको कहते हैं ना, कोई प्लेयर है नहीं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ही सबसे ज़्यादा जिहादी टाइप रहता है तो उसको सब लेके रखना चाहते हैं। अब इमरान खान के समय में इन्होंने कहा था कि तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ये मिलकर जो वेस्ट के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मशीनरी तैयार करेंगे,
एक इंग्लिश चैनल तैयार करेंगे, हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। क्या हुआ? सब ध्वस्त हो गया। सऊदी अरब के साथ जब इन्होंने कहा था, तब भी इसी कहानी कुर्सी की हम लोगों ने चर्चा की थी और बहुत स्पष्टता से हम लोग इस पर सहमत थे कि भैया संभव नहीं है, सऊदी लड़ने जा नहीं रहा है, पाकिस्तान की लड़ने की औकात सबको पता है, अफगानिस्तान से और साफ हो गया। तुर्की को बार बार ये लगता है, उनको लगता है कि अगर हमारे पीछे ये इस्लामिक कंट्रीज खड़ी हों तो हम अमेरिका के सामने एक ताकत के तौर पर लड़ सकते हैं। और तुर्की ये भी दिखाता है कि अगर हम ऐसे खड़े होंगे तो चाइना और रशिया वो हमको सपोर्ट करेंगे, जो सपोर्ट किसी और देश के पास उस तरह से नहीं है जितना तुर्की के पास है। तो उनको लगता है कि ये हो पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बातचीत होती रहेगी। अमेरिका ये कभी होने नहीं देगा, ये नहीं होने देगा, किसी कीमत पर नहीं होने देगा। ये नेटो का भी हिस्सा है तुर्की। जब ऐसा होता हुआ देखेगा किसी एक उसको खींच लेगा, क्या कभी नहीं होने देगा। आप ध्यान से देखिए, जो हम लोग इससे पहले भी बात कर रहे थे कि ईरान पर हमला नहीं हुआ, कतर की बात कर रहे हैं, सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, मतलब अभी भी ये साफ दिखता है अमेरिका ही दुनिया को चला रहा है अपने तरीके से। कोई इस्लामी देशों का मिलिट्री अलायंस नहीं होने देगा, नहीं हो पाएगा, कभी हो ही नहीं सकता है। एक खबर बताता चलूं मैं आपको, भारत फ्रांस से राफेल लड़ाकू जहाज खरीदने वाला है, 114 जहाज खरीदेगा, अब ये बिल्कुल साफ हो गया है। पाकिस्तान से खबर आई है कि चीन पाकिस्तान को अपने लेटेस्ट J-35 फाइटर जेट वो देने का, 40 J-35 देने का इरादा बना रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है चीन की तरफ से। अच्छा, ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से है और इसकी तुलना जो F-35 अमेरिका का सबसे नया विमान है और Su-57 उससे इसकी तुलना की जाती है J-35 की, और ये अभी तक किसी और देश को नहीं दिया है चाइना ने। ये 40 ऐसे जहाज वो पाकिस्तान को देगा, इसकी चर्चा और ये खबरें तब आई जब हमारी ये लगभग डील जो है आगे बढ़ चुकी है 114 राफेल जहाज़ों की। तो हम राफेल पर ही बैंक कर रहे हैं, फ्रांस के जहाज़ पर, और पाकिस्तान चीन के जहाज़ों पर ही बैंक कर रहा है। अभी तक वो J-10 और J-17 जो उसने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए वो जहाज़ ज़्यादा ऑपरेट करता है। इसके अलावा उसके पास अमेरिका के पुराने F-16 हैं, लेकिन ये अगर नया फाइटर जेट उसको मिलता है तो ये एक बात ज़रूर मतलब चर्चा की रहेगी, क्योंकि वो हर मायने में एक कंपटीशन में रहता है भारत के साथ। समीर जी, अब J-35 चीन देने वाला है पाकिस्तान को, तो दान देगा या पाकिस्तान खरीदेगा? मतलब पाकिस्तान की औकात इतनी है क्या? मतलब जो अपना एयरलाइंस को बेच रहा है, जिसके पास 1 बिलियन रुपए की डॉलर की व्यवस्था नहीं है, वो J-35 कैसे कर्ज है वो कैसे चाइना से खरीदेगा? तो चाइना कुछ भी चीज फोकट में देता नहीं। चाइना कुछ दे रहा होगा तो कोई बड़ी जमीन उनसे लेने की बात कर रहा होगा, कोई बड़े संसाधन उनसे लेने की बात कर रहा होगा। तो मुझे लग रहा है ये बात आगे साफ होगी कि चीन कितना दे रहा है और उसका भुगतान पाकिस्तान को किन शर्तों पर करना पड़ रहा है। मतलब कितना भारी पड़ने वाला है पाकिस्तान को ये फाइटर लेना। लेकिन वो कुछ भी ले ले, वो J-35 ले ले या कुछ और ले ले, भारत से उसकी पिटाई बराबर हुई है और होती रहेगी। ये कोई भी चाइना का प्लेन और दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को भारत की सेना से बचाने की स्थिति में नहीं रख सकती। भारत से उसको पिटना ही पड़ेगा। अरे ट्रंप को नोबेल मिल गया, आपने खबर देखी कि नहीं देखी? हाँ, बड़ी मजेदार खबर है, गिफ्ट किया उन्होंने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास नोबेल पीस पुरस्कार पहुंच गया। ये बात अलग है कि उनको ये नोबेल कमेटी ने नहीं दिया है, सेकंड हैंड नोबेल मिला है उनको। ट्रंप को ये नोबेल पीस प्राइज नोबेल कमेटी ने नहीं बल्कि, हाँ जी, कितनी चेहरे पर, हाँ वो देखिए दिखा रहा हूं ना, वेनेजुएला के विपक्ष के नेता जिन्हें ये पिछले साल का नोबेल पीस प्राइज मिला था, मारिया कोरिना मचाडो, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट कर दिया। बड़ी खबर ये नहीं है कि गिफ्ट किया, उन्होंने ले लिया, ये ज्यादा बड़ी खबर है। वो मिल रही है, वो जो साइटेशन मिलता है वो साइटेशन उन्होंने ट्रंप को गिफ्ट कर दिया और ट्रंप ने रख लिया उसको। सर ट्रंप भी गिफ्ट दे रहे हैं ना, वेनेजुएला का राष्ट्रपति का पद गिफ्ट करेंगे, अब उसको बना देंगे। अभी आगे बताते हैं वो बात आगे। हाँ, क्योंकि अभी मादुरो को तो वहां से उठा लाए और वहां की अपोजिशन की सबसे बड़ी लीडर यही हैं और मादुरो के खिलाफ खड़े होने के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था और वो इन्होंने ट्रंप को गिफ्ट कर दिया। उस वक्त जो बातचीत हुई थी इनके बीच में वो सुन लीजिए आप। ट्रंप ने खुशी खुशी इसको स्वीकार कर लिया है नोबेल कमेटी के कहने के बाद कि ये मेडल या ये अवार्ड ट्रांसफरेबल नहीं है, फिर भी ट्रंप ने ले लिया है। अच्छा, ट्रंप के व्यवहार को आप क्या बच्चे से भी तुलना कर सकते हैं? बच्चा भी आजकल के दिन में इतना स्वाभिमानी हो गया है कि किसी का दिया हुआ गिफ्ट उसको देंगे तो कहता है कि नहीं, बाजार ले चल करके हमको नया चाहिए। ट्रंप की स्थिति देखिए, ट्रंप अपने को प्रहसन का पात्र बना चुके हैं पूरी दुनिया में। मतलब एक तो डिप्लोमेसी वो मगर आदमी एंजॉय करता है उसको। मैंने अब तो ठीक है ना, तो एंजॉय एक ही चीज में होता है, बाल मन, वो कहना नहीं चाहिए बाल मन या फिर जिसको कहते हैं ना
प्रज्ञा और बुद्धि विवेक नहीं रहता है तो आदमी वो हमेशा वो खुश रहता है। एक वेनेजुएला से जुड़ी आप खबर, लोग कि इतना प्रसन्न मैंने हाल के दिनों में तो हाँ वो उनको क्या देख दांत करके खुशी चियार हुई के है। एकदम जो है बढ़िया, जिसको कहते हैं ना दांत प्रॉब्लम चियार ये के ना खुशी आदमी जाना। प्रसन्न होकर भी करता वही है जो करना लेकिन होता है। आपने दांत बोला ना, साथ में जो चिहाड़ शब्द लगा एक खबर वेनेजुएला से जुड़ी बता दूं, अब एक अच्छी चीज इन्होंने कह दी कि भाई मादुरो की जगह क्या मचाडो को वो वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनाएंगे, और बना दें तो फिर एक नोबेल क्या 10,000 नोबेल ऐसे कुर्बान कर दें मचाडो जी। वेनेजुएला से दूसरी खबर ये त्रिपाठी जी, खबर कि $500 मिलियन का तेल, वेनेजुएला का तेल अमेरिका ने बेच दिया, पैसा उसका अपने पास रख लिया। अपने पास रखा तो मतलब ये नहीं कि अमेरिकी बैंक में रखा, वो पैसा रखा कतर में जाकर के। ये इंटरेस्टिंग खबर है, फिर सुनिए। वेनेजुएला का तेल $500 मिलियन का बेचकर उसका पैसा कतर में डिपॉजिट किया अमेरिका ने। अपने पास क्यों नहीं रखा वो पैसा? क्योंकि उनके यहां फिर भी अदालतें हैं, तो वो वेनेजुएला या कोई और या जितने कर्जदार हैं वो उसके दावेदार हो जाते हैं उस पैसे के। वेनेजुएला दुनिया भर में कर्जदार है, तो सवाल उठता है कि भाई ये तो वेनेजुएला का तेल बेच के पैसा आया ना, तो पैसा हमको दो जितनी जिन पे देनदारी है। इसीलिए कतर में वो पैसा पार्क किया है अमेरिका ने। कमाल की बात है। लेकिन ट्रंप ने आपको एक्टिंग प्रेसिडेंट कहा था वेनेजुएला का, अब वो कर रहे हैं वही काम। नहीं, वही कर रहे हैं। और सचमुच ट्रंप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इस तरह से तो मतलब कोई बहुत कोई ऐसा नवाब, कोई ऐसा क्रूर शासक वो भी शायद इस तरह से नहीं करता रहा होगा। और अमेरिका पहले भी ताकत के बल पर ये सब करता रहा, लेकिन फिर भी उसके तरीके जरा अलग रहे हैं। ये तो एकदम जिसको कहते हैं ना, हमारे यहाँ देशज में कहते हैं जो खुला खेल फरुखाबादी, वो चल रहा है। आपने देश कब्जा कर लिया, तेल बेच रहे हैं, उसके वहां पर एक को खड़ा किया, उसको नोबेल पीस प्राइज दिलाया, कल को उनको प्रेसिडेंट भी बना देंगे तो क्या है, पूरा वही चलाएंगे। आखिर बांग्लादेश का प्रेसिडेंट किस काम का है? किसी काम का तो है नहीं। लेकिन ऐसे जो कठपुतली हैं, ऐसे जिन लोगों को बैठा के अमेरिका काम कर रहा है, दुनिया के हित में है क्या? और मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया को इसके लिए खड़ा होना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं बचता है।